नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं आपके साथ शेष अध्वर्यु और मेरे साथ अभिषेक, जो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और अगले 2.5 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है। हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति तो बताएंगे ही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन भी हम विस्तार में करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको आपकी नजर आज सुबह रखनी चाहिए। ग्लोबल बाजारों के कैसे संकेत है, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। शुक्रवार को डाउ जोन्स 330 अंक टूटकर बंद हुआ। गिफ्ट निफ्टी आज सुबह 24,000 के पास सपाट। याद रखें, 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद शुक्रवार के सत्र में अमेरिकी बाजारों में कमजोरी दिखी। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में ब्रेंट क्रूड $75 के पास ट्रेड करता हुआ। एफआईआईज की कैश मार्केट में बिकवाली लगातार। शुक्रवार को 13,230 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक ओला इलेक्ट्रिक में आज दिखेगा एक्शन। कुछ बड़े इस्तीफे निकल कर आए हैं। O2 पावर को खरीदेगी JSW एनर्जी। बड़ी डील करीब 15,000 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर यह डील हुई है, जिसके चलते JSW एनर्जी में भी आज एक्शन दिखेगा। वोडाफोन आइडिया, कुछ बड़े ट्रिगर्स, बैंक गारंटी की माफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, और 11,650 करोड़ का कर्जा भी कंपनी ने चुकाया। तो कई सारे ट्रिगर्स जिसके चलते वोडाफोन आइडिया इस स्टॉक में भी आज एक्शन दिखेगा। तो ये कुछ 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आज भरपूर एक्शन दिखेगा और जिसके बेसिस पर बाजार की चाल भी दिख सकती है। लेकिन अभिषेक, सबसे पहले आप काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट में, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच अभी शुरू हो चुकी है, लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, आप बताएं। शेषा, मेरी तो देखिए दिलचस्पी है, लेकिन मेरे जिसने ऐसे तमाम लाखों मैं कहूँगा क्रिकेट फैंस होंगे जो सुबह सुबह जाकर आज के दिन के मैच का इंतज़ार कर रहे थे। और आज 5वां दिन है मेलबर्न टेस्ट का, और कल हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थोड़ी सी दूसरी पारी में डगमगाई और हमें लगा कि शायद भारत के लिए यहाँ से जीत की संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन आज जो स्ट्रेंथ चाहिए थी, जो मेंटल टफनेस चाहिए थी भारत के शीर्ष बल्लेबाजों की तरफ से, वो एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिला है। और एक बार फिर से विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर आउट हुए हैं। रोहित शर्मा ने फिर से निराश किया है। केएल राहुल भी बिल्कुल सस्ते में निपट गए, उनका तो खाता भी नहीं खुल पाया। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। हालांकि अब यहां से अगर भारत को जीत की कोशिश करनी है तो करीब करीब 4.5 पौने 5 के आसपास का रन रेट लेकर जाना होगा। लेकिन पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो युवा बल्लेबाजों पर है। यशस्वी जायसवाल पर है, ऋषभ पंत अभी क्रीज पर है। देखते हैं कि पहली पारी की जो गलती थी क्या उसमें सुधार करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आलोचना उनकी हुई थी जो शॉट खेल के आउट हुए थे। तो ये टेस्ट को बचाने की चुनौती है, और यहां से टीम इंडिया चाहे अगर वो मेंटल टफनेस दिखाए तो जीत का सुगंध भी ले सकती है। याद रखिए कि ये चौथा टेस्ट है, एक टेस्ट दोनों टीमें जीत चुके हैं, एक टेस्ट ड्रॉ हुआ था। तो ये टेस्ट जो भी टीम जीतेगी वो इस सीरीज को कम से कम हारेगी नहीं। ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगी, जी जान लगाएगी इस टेस्ट को जीतने के लिए, लेकिन भारत के समक्ष जो चुनौती है फिलहाल टेस्ट को बचाने की है। यह भी हो सकता है कि आप ना एक सेशन ये संभल के निकाल दें, रन गति को थोड़ा सा स्थिर रखते हुए 3-4 रन प्रति ओवर लेते हुए, और आखिरी के जब 25-30 ओवर रह जाएं तो वहां पर अगर आपके पास विकेट बचे रहते हैं तो आप लंबे हिटिंग्स करें। तो देखते हैं, युवाओं पर पूरा का पूरा दारोमदार है। जो सीनियर्स हैं उन्होंने निश्चित तौर पर निराश किया है, चाहे विराट कोहली की बात हो या फिर रोहित शर्मा की बात हो। और अगर भारत ये टेस्ट हारता है तो इनकी आलोचना होगी और इन पर कहीं न कहीं अब सवाल ये भी उठेंगे कि इनका करियर कितना लंबा चले, क्योंकि हाल फिलहाल दोनों का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी ज्यादा खराब रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये जो टेस्ट है ना बहुत ऐतिहासिक है, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टेस्ट बन चुका है। 3.5 लाख लोग से ज्यादा इस टेस्ट को देखने पहुंचे हैं आज के समेत हम अगर 5 दिनों को मिला लें तो।
बिल्कुल, तो सबकी नज़र इस क्रिकेट मैच पर होगी, लेकिन इसके अलावा अब बात करते हैं बाजारों की। ग्लोबल बाजारों से अभिषेक संकेत ठीक ठाक ही निकल कर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी सपाट ओपनिंग के संकेत दे रहा है। अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखी, लेकिन यूरोपियन बाजार शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए। जी आशीषा, अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो संकेत ठीक ही कहिए। हालांकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी। डाउ जोन्स 5 दिन से लगातार चल रहा था, तो हमने देखा कि 333 अंकों की गिरावट रही, करीब 0.25% के आसपास की। और S&P 500 की हम बात करें और नेस्डेक की बात करें तो 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट हमने देखी है। क्या सेंटारली बाजार में फिर से स्पार्क होगी? आज से उसकी क्या शुरुआत होगी? क्योंकि दिसंबर के आखिरी 5 दिन और जनवरी के शुरुआती 2 दिन मान के चला जाता है कि वहां पर सेंटारली बाजार में देखने को मिलती है। तो अब वहां पर देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन शुक्रवार का सत्र थोड़ा सा कमजोर जरूर रहा है और वह आंकड़े आपके स्क्रीन पर जरूर हैं। शिकागो PMI के और पेंडिंग होम सेल्स के आंकड़े आ जाएंगे और इसके अलावा भी कुछ आंकड़े आएंगे। हालांकि ये जो हफ्ता होगा ये भी ट्रंकेटेड होगा, छोटा होगा पिछले हफ्ते की तरह। इस हफ्ते नए साल की अमेरिका में छुट्टी होगी। अगर हम 2024 में अगर हम बाजारों की बात करें तो डाउ जोन्स 14% चढ़ चुका है। S&P 500 करीब 25% के आसपास की तेजी आ चुकी है और नेस्डेक की बात करें तो 43% की तेजी हम नेस्डेक में देख चुके हैं। एशिया से अगर हम संकेतों की बात करें तो वहां से भी मिले जुले संकेत हैं। चीन, हांगकांग, कोरिया में तेजी है, लेकिन जापान में कमजोरी हम देख रहे हैं क्योंकि जापान में कुछ आंकड़े भी आए थे महंगाई समेत। निक्केई में करीब 350 अंकों के आसपास की गिरावट है। चाइना के अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े अच्छे आ नहीं रहे हैं। हालांकि बाजारों में हम थोड़ी सी स्थिरता देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आगे के जो 2 साल के लिए वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। चीन के इंडस्ट्रियल अगर प्रॉफिट की बात करें लगातार चौथे महीने गिरावट आई है। नवंबर में जो मुनाफा है इंडस्ट्रियल प्रॉफिट है 7.3% गिरा है पिछले साल की मुकाबले। जापान की बात करें तो महंगाई वहां पर अक्टूबर में 2.6% थी, वो बढ़ के हो गई है नवंबर में 3% की। करेंसी मजबूत हो रही है और 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें भी हमने मजबूती देखी है। अब हो ये रहा है कि अब बैंक ऑफ जापान से भी सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की उम्मीद है। एक और आंकड़ा जापान से आया है और वो आया है बजट का आंकड़ा। जापान की कैबिनेट ने $732 बिलियन के बजट को मंजूरी दी है और ये मौजूदा वित्त वर्ष के बजट से जो अगला बजट होगा वो होगा करीब 2.5% ज्यादा। अन्य संकेतों की बात करें, क्रूड में स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके आ रही है और अब जो भाव है $74 के ऊपर निकल गया है ब्रेंट क्रूड का भाव। और उसकी वजह है कि अमेरिका में भंडार में हमने कमी देखी है। 20 दिसंबर के हफ्ते में अमेरिका में भंडार 42 लाख बैरल घटा है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल फ्रंट पर भी टेंशन बरकरार है। रूस और यूक्रेन के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में भी कुछ, गाजा पट्टी में कुछ नए हमले किए हैं इजराइल ने, तो वो थोड़ी सी चुनौतियां हैं। तो सप्लाई थोड़ी सी कंस्ट्रेंट थोड़ी सी रहेंगी सप्लाईज को लेकर और उसके चलते हमने क्रूड को सपोर्ट मिलते हुए देखा है। चीन में भी अब उम्मीद ये की जा रही है कि अगले साल में थोड़ी सी वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होगी और उसके चलते क्रूड की डिमांड निकल के आएगी। तो हम देख रहे हैं कि क्रूड में $74 के ऊपर का भाव है। पिछले हफ्ते की बात करें 1.5% के आसपास की तेजी हुई है। गिफ्ट निफ्टी आज शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है और अब आगे बढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि FIIs की रणनीति बाजार में क्या है, उनके आंकड़ों से आपको क्या समझना चाहिए और निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। FIIs ने फिर से कैश में 1300 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में आंकड़े ठीक दिख रहे हैं, करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास के। किस तरह से आप रीड कर रहे हैं इसको? मार्केट ठंडा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो पहले से ही पता था कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत आपको लिमिटेड हो जाएंगे, सारी चीज़ लिमिटेड होगी, तो इसलिए मार्केट्स तो ठंडा रहेगा, आप देख पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपको जो बताने का वो ये है कि FIIs की होल्डिंग भी घटी है। अभी आपने कैश के नंबर बताया, मैं आपको ऑप्शंस के नंबर भी बता देता हूँ। 19,000 करोड़ रुपए का प्लस है और ये बात हमने कई बार आपको बैक टेस्टेड फॉर्मूले के तौर पर रखी है कि जब जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाय होगा और कैश के अंदर सेल होगा, मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा और अगर बहुत ही क्रिटिकल एरिया पे है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। जैसे कि हम 200 दिनों के एवरेज पे खड़े हैं जो कि 23,834 का लेवल बनता है। एग्जैक्टली 23,834 के आसपास ही हम जाके बंद हुए हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि 200 दिनों के एवरेज को आप बचा रहे हो, बट
फॉलो अप बाइंग की थोड़ी कमी है। फॉलो अप बाइंग कौन लेके आएगा? फॉलो अप बाइंग लेके आएंगे दो बड़े इंस्टीट्यूशनल, पहला डीआईज, दूसरा एफआईज। एफआईज की तौर पर खरीदारी नहीं हो रही है और उनकी तरफ से हल्की सी बिकवाली हुई, बिकवाली इन द सेंस कैश में हुई और ऑप्शंस में बाय कर दिया गया। ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। मैं एक नंबर के साथ आज शुरुआत करूंगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो नंबर आ जाए, वो आ रहा है। और मैं आप बोलूं, अब आप मेरे को भी मत सुनो, अगर आप किसी दूसरे चैनल को सुनते हो मत सुनो, उसको बंद कर देना सुनना। अब आप उस जगह पर आके खड़े हो गए हो जहां पर मार्केट एक राउंड की तेजी 100% दिखाएगा। मार्केट के अंदर 100% बोलने के लिए चैलेंज और हिम्मत की जरूरत होती है। मैं आपको बोल देता हूं चलो 100% और बोलिए आप। मैं इस चैनल को एंकरिंग छोड़ दूंगा अगर बाजार के अंदर बेसिक एक बेस नहीं बना मार्केट का। आप तो 16% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस है। बस एक छोटा सा राइडर मेरे को इस तरह के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से आपके सामने उतारने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूं मैं, वो है 67% का रिटेल के पास माल पड़ा होना। देखिए बाजार चलता दो हिस्सों से है, पहला एक मतलब जिससे कहते हैं कि एक शिकार और दूसरा शिकारी, वैसे वाला। ये अब आपको तय करना है कि आपका शिकार कौन है और आपका शिकारी कौन है। तो फिलहाल जो शिकारी है वो एफआईज है और शिकार इसमें थोड़ा बहुत रिटेलर है, मैं बोलूँगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा स्विंग को करवाते हैं और रिटेल उसमें बेचारा थोड़ा फंस जाता है। एक छोटा सा पॉइंट बोल देता हूँ, 67% की लॉन्ग पोजीशंस है, एफआईज के पास सिर्फ 16-17% की लॉन्ग पोजीशंस रह गई हैं। टिपिकली सबसे अच्छी ग्रोथ वाला जो बाजार ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो वो भारत है। शांति के हिसाब से भी भारत है। आप गल्फ का किसी कंट्री को उठा के देख लो, किसी का भी बॉर्डर आज की डेट में प्रोटेक्टेड नहीं है। ऑल्दो काफ़ी हद तक यूरोप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उधर कोरिया में और इधर बांग्लादेश में भी। तो आप देखोगे वर्ल्ड में डिस्टर्बेंसेस हर जगह पर है और एफआईज को डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। ये कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं, लिख भी सकते हैं ट्वीट पे या कहीं भी आगे पीछे कि आपको बड़ा पता है एफआईज के बारे में, क्या एफआईज आपके कान में बोल के जाते हैं कि हमको डिस्टर्बेंस वाला पसंद मार्केट नहीं है। लेकिन ये कान में तो बोल के नहीं जाते और शायद आपके भी कान में बोल के नहीं जाते होंगे, लेकिन एक पैटर्न होता है चेक करने का, किसी चीज़ को देखने का। अब आपके बच्चों को भी पता है कि गर्मी के बाद सर्दी ही आएगी, तो क्या आप उनके कान में बोलते हो क्या सर्दी आएगी? लेकिन एक पैटर्न है कि गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, इसी तरह से एक पैटर्न है। ऐसे एफआईज का भी एक पैटर्न है, वो डिस्टर्ब मार्केट, फ्लक्चुएटेड मार्केट, फालतू की पॉलिसी से घिरा हुआ बाजार, वो इस तरह के बाजार में कभी नहीं जाएंगे। उनको भले थोड़ा पैसा, सेफ्टी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो बैक टेस्टेड फॉर्मूले से मैं कह सकता हूं कि इंडियन मार्केट में वो एक बार वापस आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हाई है उनके आने की, क्योंकि 16-17% पे वो लॉन्ग लेके बैठे हैं। 12 से लेके 15 तक जब ये होल्डिंग आ जाती है, टिपिकली मार्केट का बेस बनता है वहां पे। अब आप 200 दिनों की एवरेज पे खड़े हो, आपके पास 17% है। जैसे मैंने कहा ना, एक चीज मेरे को बार बार चुभ सी रही है इस पूरे मखमल वाली चीज के अंदर, वो चुभ रही है कि 67% रिटेल के पास अभी भी खड़ा हुआ है। ये अच्छा साइन नहीं है। रिटेल कम से कम 10% अपना माल छोड़े, यानी कि जब जब बाजार ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा वीकर हैंड से माल निकल के स्ट्रॉन्गर हैंड में, हाथ में माल आना चाहिए। अगर ये चेंज ऑफ अ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो मार्केट फ्लक्चुएट तो करेगा बट टिक नहीं पाएगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फ्लक्चुएट करेगा, पॉजिटिव फ्लक्चुएट करेगा, बट टिकेगा नहीं। अब आपको पॉजिटिव फ्लक्चुएशन का भी बता देता हूँ कि डीआईज के पास जो होल्डिंग है ना, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट का पैसा लगाया हुआ है। ऑलरेडी 48% की होल्डिंग डीआईज के पास पड़ी हुई है। तो डीआईज ना इससे ज़्यादा आएंगे नहीं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर लो कि 1-2% की और गुंजाइश है, इससे ज़्यादा पैसा वो लॉन्ग साइड में भी नहीं रखेंगे। तो आपके पास टोटल चर्निंग के लिए फिर से वही एफआईज और रिटेल ही बच गए हैं। इसलिए रिटेल का 10% माल कम हो जाए, यानी कि 67 से वो 55-57% हो जाए, और एफआईज की होल्डिंग यहाँ से भले देखो यहाँ से कितनी कम हो सकती है, 5%, और बढ़ कितनी सकती है, 50% बढ़ सकती है। तो रेशियो क्या है, 1:10 की। इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होगा। धीरे धीरे एक वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जिसको कहते हैं एक्युमुलेट, इकट्ठा करना। आप इकट्ठा करना शुरू कीजिए। आपको एक पैनिक बॉटम्स और पैनिक लोज भी मैं आगे वाले क्वेश्चन से बता दूंगा, बट मैं एफआईज की होल्डिंग को लेकर आज मैं काफ़ी खुश हूं, क्योंकि 17% एफआईज की होल्डिंग हमको तब मिल रही है जब बाजार अपने 200 दिनों के एवरेज को बचा भी रहा है। ये अगर बहुत गंभीर अवस्था में होती तब शायद मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसलिए एक्युमुलेशन खुल के करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़ा बहुत पैसा
अपने वित्त सलाहकार से पूछ के इंडेक्स पे जरूर लगाएं, जरूर लगाएं। ठीक है, सही समय आ गया है आपके लिए। एक बार लेवल चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिनों की छोटी छोटी तेजी डिम्पी हो गई है। 23,800 पर फिर से आके निफ्टी खड़ा हुआ है, जिसके टूटने पर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी थी, वहां पर फिर से हम रिट्रेस करके देख रहे हैं आ गया है। क्या सही समय है? क्योंकि आज देखिए शांत शुरुआत के भी संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, और कई बार अच्छी चीज होती है कि ना तो गैप आप खोले ना तो गैप डाउन खोले। क्या सलाह देंगे आप? ठीक है, पिछले हफ्ते आप छुट्टी तब भी आप रोज ही ऐसी गिफ्ट निफ्टी को देखते, रोज ही 5% ही था, रोज ही 10 पॉइंट ही था, रोज ही 5 पॉइंट था। मार्केट को देखो, अब आपको कैसे कैसे बताए कि बात कई बार रिपीट सी लगती है, लेकिन एक बार बताए, बाजार को आप ना एक अपने दोस्त की तरह फील करो। बाजार को आप सिर्फ नंबर्स की तरह मत देखो, इसको एक जीवंत इंसान की तरह देखो। अब आप बताइए, मैं आपको ही चलो पैसे दे देता हूँ, किसी और को नहीं, आपको ही पैसे दे देता हूँ 10 लाख रुपए, और मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, आप जरा पैसा लगाओ। आप कितने पैसा लगाओगे? आप लगाओगे 3 लाख रुपए। 7 लाख रुपए क्यों नहीं लगाओगे? पूरा का पूरा 10 लाख रुपए क्यों नहीं लगाओगे? अरे भैया छुट्टी है, अभी तो FIs का नंबर नहीं है, अभी ट्रिगर नहीं है, अभी तो सेल्स के नंबर भी नहीं पता ऑटो के कैसे आएंगे, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं 20% टैरिफ लगाएगा कि 10% पे जाएगा, अभी हमको क्वार्टरली बिजनेस का वो बजट आना है, उससे पहले। आप भी सोचते हैं, जब आप सोचते हैं तो आपसे एक्स मल्टीप्लाई में जो लोग हैं वो और ज़्यादा सोचते हैं, वो और ज़्यादा ढंग से पैसा सोचते हैं, क्योंकि आपके पास तो एक 10 लाख का क्वांटम है, उनके पास तो 10 करोड़ रुपए का क्वांटम है, और 100 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए का क्वांटम है। तो आप ये सोचिए, उनकी तो सोच और बारीक होती है। तो इसलिए अगर आप उनकी सोच के हिसाब से चलेंगे तो मार्केट के अंदर एक डलनेस स्वाभाविक है और ये नेचर ऑफ। अगर इसी बाजार में के अंदर मार्केट अगर उथल पुथल ज़्यादा कर रहा होता ना, तब होता है अब नॉर्मल इन नेचर। अभी तो ये नॉर्मल इन नेचर है कि ऐसे ही होगा। और एक और पॉइंट, जब हमने लास्ट वीक खत्म कर रहे हैं तो लास्ट वीक सिर्फ एक्सपायरी का खत्म भी नहीं किया हमने, ये हम ईयर एंड भी खत्म कर रहे हैं। करीब 10% का रिटर्न है निफ्टी पे, जो कैलकुलेटेड रिटर्न है। एक छोटी सी पॉइंट मैं आपको और दिखाऊंगा, अपने चार्ट दिखा देता हूँ, जरा वो स्क्रीन पे दिखाइएगा, फिर मैं निफ्टी के उसी लेवल्स पे आता हूँ मैं आपको और बताता हूँ क्या कैसे और कैसे करना चाहिए। एक बार जरा चार्ट अपनी स्क्रीन से देखेंगे जरा, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। इस समय ये वही चर्निंग वाली रेंज मैंने आपको मोटा मोटी बताई थी, और ये बताया था कि फॉल ऑफ बाइंग है, मार्केट गिरेगा और इसी लाइन के आसपास आके फिर से रुकने की प्रोबेबिलिटी है। आप देख लो, ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन और ये 4 दिन हो गए। इस पूरा हफ्ता है पिछला, ये पूरे हफ्ते के अंदर आपने क्या किया? आपने सिर्फ उस 200 दिनों की एवरेज को बचाया और एक्सपायरी का इफेक्ट के साथ उसको डाइजेस्ट किया। ये बहुत अच्छा सिग्नल है। मैं बताऊं आपको, मार्केट में 16% लॉन्ग होल्डिंग्स का सिर्फ FIs का होना, 67% रिटेल का हो जाना, ऊपर से एक्सपायरी आ जाना, ट्रिगर लेस हो जाना, ईयर एंड होना, उसके बावजूद भी अगर मार्केट किसी भी तरीके से अपने आप को इस 200 दिनों के एवरेज पे बचा रहा है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। हो सकता है मार्केट जल्दी आपको पुल बैक दिखाए। हमारा जो पहला टारगेट है वो 24,200 का है, और मैं कोई कोल कल्पित बात नहीं बोलता, सब चीज़ के पीछे फैक्चुअल डाटा है, और मैं बिना डाटा के तो बोलूँगा ही नहीं। चाहे पिस्टल रख दीजिए मेरे दिमाग पे, है ना, तो बिना डाटा के मैं बोलूँगा नहीं। गलत होने का अधिकार मेरे पास भी है, लेकिन फिर भी जो फैक्चुअली चीज़ कह रही है मैं सिर्फ उसी को बोलने में बिलीव भी करूँगा। तो फिलहाल मेरे को लग रहा है कि 24,000, 24,200, 225 तक बाजार इजीली आ सकता है। तो आपका पहला टारगेट क्या? पहला टारगेट 24,000 का है। 24,000 थोड़ा आप डर के आएंगे, लेकिन 24,000 से 24,200 की जर्नी फास्ट होगी। तो इसलिए डरे डरे में छोटा छोटा एक्यूमुलेट करो। आप एक्यूमुलेट करने की रेंज क्या है? पहली ही रेंज, पहला ही सपोर्ट एरिया ये है जो आपको नियरली पैनिक बॉटम बना है। मैं आपको चार्ट के जरिए दिखाऊंगा सारी चीज़ें। दिखाओ एक बार जरा पैनिक बॉटम वाला चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। एक बड़ी सी कैंडल ने बाजार को भ्रम से घेरा और गिरने के बाद एक लो को क्रिएट कर दिया, जिस लो को हम कहते हैं ये वाला, जो आप कैंडल, ये वाली रेड कलर की कैंडल देख पा रहे हैं, ये है करीब 600 पॉइंट के आसपास की, 23,600, 650 की रेंज है। आप यही आपका पहला सपोर्ट एरिया है। जब तक ये बड़ी कैंडल को ख़त्म नहीं करोगे, यानी कि इसके नीचे नहीं जाओगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ चंगासी वाला मार्केट है, ठीक है। सब कुछ चंगासी में कहाँ आ सकते हो? यहाँ आ सकते हो। ये पूरा पूरा गैप है, और मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोल रहा जो मेरे घर से बनी हुई है, ये सब बाजार ने बनाया। ये पूरा गैप है, इसकी प्रोसेस है, गैप फिलिंग प्रोसेस कहते हैं। आप तो कई सालों से होंगे मार्केट में, आपको तो कई बार का पता लग गया होगा। दूसरा, ये वाली जो कैंडल है, इसका जो लो है ये पहला सपोर्ट है, और एक पैनिक लो भी है। ये वो पैनिक लो है जो कि आपका बनता है 23,300 के आसपास। ये तो आपका बिल्कुल ही पैनिक है। इसको ये आ गया वापस तो समझ लीजिएगा जितनी भाषा, जितनी बातें बोली जा रही हैं, सब झूठ है, सब फरेब है, ठीक है।
तो फिलहाल आपको दो हिस्सों में देखना है। पहला हिस्सा ये वाला कैंडल है, दूसरा हिस्सा सपोर्ट वाला ये वाला कैंडल है, यानी कि 23,650, 23,300 पर 23,300 की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है और 24,200 आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। इसलिए एक वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है, वह एक्यूमुलेट। धीरे धीरे करके इकट्ठा करो, एक साथ में मत लो, अभी मत लो, क्योंकि थोड़ा ठंडा मार्केट है, इसलिए एक साथ पोजीशन बनाने में थोड़ा रुक जाना चाहिए। ऑप्शंस वालों के लिए जल्दी से बोल देता हूँ, ऑप्शंस वाले कृपा करके 2-4 दिन की छुट्टी पे चले जाएं। पहले भी मैंने कहा था कि इस मार्केट के अंदर अगर आप राइटर हैं तो ठीक है, अगर आप राइटिंग नहीं करना जानते तो रुक जाइएगा। ठीक है, हो क्या रहा है कि मार्केट पिछले 3 दिन से चलता है। दिखाओ एक बार लास्ट का मार्केट का चार्ट भी, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी दिखाओ। 3 दिन से यही हो रहा है, बाजार खोलता है, 1 घंटे के अंदर जो एक्शन दिखाना है उसको दिखाता है, लेकिन उस एक्शन के बाद लास्ट में जब जाता है तो सारा धीरे 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 करके नीचे बंद होके जाता है। चार्ट देखिए, निफ्टी का पहले 1 घंटे में हाई बनेगा, बैंक निफ्टी का पहले 1 घंटे में हाई बनेगा, फिर वो नीचे जाके बंद होते हैं। ये 3 दिन से हो रहा है। अगर आपको नोटिस नहीं हो रहा, 3 दिन के चार्ट उठा के देखिए, आपको साफ पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा सा रुकिएगा, एक्यूमुलेशन का वर्ड इस्तेमाल याद कीजिए और उसका भरपूर फायदा उठाइए और धीरे धीरे करके प्लस कीजिए। ऑप्शंस वाले रुक जाइए अभी। धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करने की सलाह निफ्टी पर, लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी पर नजर डालेंगे। गुरुवार की कमजोरी के बाद शुक्रवार को करीब 150 अंकों की तेजी के साथ 51,300 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक बंद होता हुआ नजर आया। डिम्पी, बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर नजर रख रहे हैं और क्या यहाँ पर भी अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी? बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आशीषा हम पहले भी आपके सामने बात कर रहे थे कि 200 दिनों के एवरेज को तोड़ेगा नहीं, और ये ज़्यादा स्मार्ट है। ज़्यादा स्मार्ट इन द सेंस इसका ज़्यादा एग्रेशन है, एनर्जी ज़्यादा है। देखिए, क्लास में या ऑफिस में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ही शातिर होते हैं, अपने दिमाग के साथ खेलते हैं, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा, अपना सब कुछ बचाते हैं। एक लोग होते हैं जो दिल के साथ खेलते हैं, वो दिल से काम करते हैं। वो ना उनकी नौकरियाँ जल्दी चली जाती हैं ऑफिसों में, क्योंकि वो दिल से काम कर रहे होते हैं, है ना। वो ग्रोथ भी वैसी स्पीड से करते हैं क्योंकि वो दिल से काम कर रहे होते हैं। जो शातिर लोग होते हैं ना, जो दिमाग से खेल रहे होते हैं, उनकी नौकरियां भी नहीं जाती, और वो दिमाग से खेलते खेलते क्या होते हैं, वो चलते भी बहुत स्लो हैं, कछुए की तरह चलते हैं, क्योंकि उनके पास वो एग्रेशन नहीं है। मैं 2 वर्ड में डाल देता हूँ, निफ्टी दिमाग से चलता है और बैंक निफ्टी दिल से चलता है। ये फील होता है। मैंने कहा ना आपको कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक आदमी सोचिए, एक अपना दोस्त सोचिए, अगर महिला है तो अपनी महिला मित्र सोचिए। आप अपने आप फील करने लगेंगे जो मैं फील कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो एग्रेशन है ना, वो थोड़ा ज़्यादा है। कई बार ये एग्रेशन तोड़फोड़ भी मचाता है, लेकिन यही एग्रेशन के बाद डैमेज भी बहुत फास्ट करता है। ये मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ एग्रेशन का, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो। ये एग्रेशन दिखा, इतनी फास्ट ऊपर गए और उतनी ही फास्ट आप नीचे आए। फिर से आपको एग्रेशन दिखा, बहुत फास्ट ऊपर गए, फिर से आप उतनी फास्ट आए। ये चार्ट, ये चीज़ आपको निफ्टी के अंदर नहीं दिखेगी। निफ्टी स्ट्रेटेजिकली प्ले करता है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा दिल से और एग्रेशन के साथ चल रहा है। इसके अंदर आपने देखा होगा ये 200 दिनों के एवरेज को एक बार भी इसने ब्रेक नहीं किया, जबकि निफ्टी ब्रेक कर चुका है। निफ्टी तो रिपेयर करता है, इसने ब्रेक तक नहीं किया, तो इसके पास ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है। और आप कई बार एक्सपर्ट्स को सुनते भी होंगे कि आप बैंक निफ्टी ले लो, पहले एक्सपेरिमेंट बैंक निफ्टी पे करना। शुक्रवार को भी जब हमारे मेहमान आए थे, F&O के शो में आते हैं, आप सब नहीं देखते होंगे, लेकिन 12 बजे का शो ज़रूर देखा कीजिएगा। उस शो के अंदर हम बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं सब कुछ। अगर आप उस शो में देखते हैं तो बार बार लोग बैंक निफ्टी की तरफ इशारा करते हैं और उसी के लेवल्स देते हैं। मैं भी आपको बैंक निफ्टी की तरफ इशारा करूंगा और उसी के लेवल्स दूंगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब एक्यूमुलेट आप करो तो दोनों इंडाइसेस को अब करो, आप बैंक को भी करो और निफ्टी को भी करो। मैं वजह बताता हूँ, सीरीज की ना नई नई शुरुआत हुई है। बैंकिंग लीडरशिप आएगा तो बैंक निफ्टी चलेगा, और अगर आईटी की लीडरशिप आई जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, आपको पता है ना आपका रुपया 85 से नीचे हो चुका है। ये अभी कोई भी चैनल ने अभी तक इस पर प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि अब उनको पड़ी नहीं प्रोग्राम की। हमने भी नहीं किया। सोचो आप, मैंने अपने बहुत सहयोगी को बोला कि आप पे 85 का हो चुका है आपका रुपया, आप इस पे एक आधे घंटे का प्रोग्राम कर लो, तो उन्होंने कहा अभी देखते हैं। आप ये सोचो, बिजनेस चैनल के लोगों तक को भी नहीं पड़ी है कि 85 का रुपया हो गया, हम इस पे कोई आधे घंटे का प्रोग्राम तो बना दें। नहीं, लेकिन ये चीज़ मार्केट नोटिस करेगा, मार्केट इग्नोर नहीं करेगा। मार्केट धीरे 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 करके इसको हर चीज़ को नोटिस करेगा और उसको धीरे धीरे करके इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए मैं एक्यूमुलेशन में दोनों चीज़ों पे ध्यान रखूंगा, निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पे भी। मैं आपको सपोर्ट और एरिया बता देता हूँ, क्योंकि 51,000 के ऊपर आप बैक टू बैक पिछले 3-4 दिनों से चल रहे हो। 50,800 और 51,000 दो आपके सपोर्ट एरिया है। 50,800 टिपिकली ब्रेक नहीं होगा, और 51,800 पे आके आप रुकेंगे। पहले तो 500 पे ही रुकेंगे, फिर 800 पे भी रुकेंगे, धीरे धीरे करके टर्निंग राउंड बनेंगे। एक बार 51,800 के पार होगी रेंज, फिर आप 52,000 बहुत ही हंसते खेलते हुए 52,200 तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे ही ध्यान रखिए। मैं फिर से वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्यूमुलेशन कीजिएगा,
10 में से 2 लॉट अभी ले लीजिएगा, 8 लॉट की जगह छोड़ दीजिएगा। हो सकता है आपको अच्छे मौके मिल जाएं, हो सकता है हमारी कोई हुई बात भी गलत हो जाए। इसलिए मैं जो डाटा बोल रहा है मैंने वही बात बोली, और डाटा यही कहता है कि आपको 1 से 2 लॉट का एकोमुलेशन ज़रूर करके रखना चाहिए। ये आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स जो बैंक निफ्टी के हैं, कृपा करके सावधानी से काम करें। कई बार क्या होता है कि चलने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन में आपकी ऑप्शंस गल जाएगी, बाजार वहीं का वहीं खड़ा होगा। और अगर आप चेक करना चाहो तो 3 दिन के ऑप्शंस के प्रीमियम चेक कर लो, वो गल गए, बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने आपके सामने रख दिए। अगर हमने उत्साह में या जोश में कुछ ऐसे वर्ड या ऐसी कोई बातें बोल दी हो, किसी को अगर बुरा लगे तो उसके लिए ऑन स्क्रीन माफ़ी, तो ऑन स्क्रीन हम उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन जब तक आप फील नहीं करोगे मार्केट को बॉस, मज़ा नहीं आएगा। वो चरम सीमा अब आप नहीं पहुंच पाओगे जिस चरम सीमा पे मैं चाहता हूं कि देश का ज़्यादातर जो मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़रूर पहुंचे। और इंडेक्स सबसे आसान चीज़ है, सबसे आसान सीढ़ी है जिस पे चढ़ा जा सकता है। स्टॉक्स में तो 100 राइडर हैं, पर इंडेक्स में जल्दी जल्दी राइडर्स मिलेंगे नहीं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये पुट कॉल रेशियो वगैरह सब हमने आपके सामने रख दी। F&O बैन में कोई शेयर है नहीं, 13.5-14 का विक्स है, ये आपको आराम से शांति से मैनेज कराएगा। 30 और 31 तारीख कुछ ना कीजिएगा, 1 तारीख भी ज़्यादा बड़े पोजीशंस ना लीजिएगा, लेकिन उसके बाद बाजार शायद तेज हो सकता है। पहले 10 दिन मार्केट के तेजी के रह सकते हैं। एकुमुलेशन वर्ड याद रखेगा। देवांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमने बात करने में हमको पता भी नहीं चला, थोड़ा एग्रेशन से बोल रहे थे तो 1-1.5 मिनट थोड़ा हमने ज़्यादा ले लिया, उसके लिए भी माफ़ी। देवांग भाई आपको वेट करना पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी और शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। जो बात हम रख रहे थे उसमें अगर कहीं भी आपको कोई वैल्यू एडिशन करना है सर आप कर सकते हैं, बात काटनी है काट सकते हैं, नया एडिशन करना है जोड़ सकते हैं। सर पहले आपका व्यू पॉइंट। बात करें फर्स्ट निफ्टी की तो हम पास्ट वीडियोस में थे कि रेंज में चल रहा है, निफ्टी कंसोलिडेशन हो रहा है। आफ्टर द करेक्शन डेफिनेटली एक सपोर्ट के पास है। यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ट्रेडर्स को बहुत कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें, निफ्टी का सपोर्ट है 23,650, इमीडिएट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 24,000। तो हमें लगता है कि दायरे में हमें निफ्टी देखने मिल सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी पे ओवरऑल हम बात करें कंपेयर टू निफ्टी बेटर स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे भी कंसोलिडेशन देखने मिला था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 50,900, इमीडिएट सपोर्ट है 51,700, रेजिस्टेंस जोन है। तो ये दायरे में ही हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी भी। ठीक है, 51,700 का रेजिस्टेंस है इसके लिए निफ्टी बैंक के लिए। 23,650 निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस, 24,000 का टारगेट देवांग की तरफ से। तो ये इंडेक्स का एक बार हमने व्यू भी ले लिया और लेवल्स भी आपको क्रिस्टल क्लियर बता दिए। 50,900 का स्टॉप लॉस, 51,700 का टारगेट होगा निफ्टी बैंक के लिए। दोनों के दोनों इंडेक्स पर व्यू हो गए देवांग जी। देवांग जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, स्टॉक्स पर कहां फोकस करेंगे आज? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें स्टॉक स्पेसिफिक तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ का विप्रो का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाइट ऑफ रिटर्न स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक माइनर जो डिप है वो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के पास है, सपोर्ट लिया है, तो आई थिंक विप्रो में एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखना है 301 का, टारगेट है 320। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ल्यूपिन का भी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे, फार्मा इंडेक्स काफी अच्छा है, अपसाइड हमें देखने मिला है। उसमें ल्यूपिन की बात करें तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है, तो ल्यूपिन खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 2180, टारगेट है 2310। खरीदारी की राय 2310 रुपए का लक्ष्य और 2180 का स्टॉप लॉस बनाकर चले। और इसके अलावा विप्रो पर भी खरीदारी की राय दी है आईटी सेक्टर से देवांग ने। 320 का लक्ष्य और 301 का स्टॉप लॉस बनाकर रखने की सलाह। लेकिन इसके अलावा देवांग आपका नजरिया सीमेंट सेक्टर पर लेना चाहूंगी। प्राइस हाइक्स की खबरें निकल कर आई है, कुछ चैनल चेक्स रिपोर्ट भी है। अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? याद रखिए शुक्रवार को स्टार सीमेंट में हिस्सेदारी खरीदी थी करीब 8.5% की, ये न्यूज़ आई थी। उसके बाद स्टॉक में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा, आधे % की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ। लेकिन आज गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय 12,460 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। टेक्निकल्स पर ट्रेडिंग के लिहाज से अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक पर क्या राय होगी? तो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स में कि कंसोलिडेशन देखने मिला है। अब हम देखें अगर प्रीवियस डेली चार्ट पे कुछ दिनों से कंसोलिडेशन स्टॉक कर रहा है, जब तक स्टॉक 11,500 के ऊपर नहीं निकलता आई थिंक वेट करना चाहिए। 11,500 अगर ब्रेक करता तो पॉसिबल है 11,800 11,900 तक की भी जोन देखने मिल सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट जो सपोर्ट है 11,200 का सपोर्ट है, तो ये लेवल्स ध्यान में रखिए अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए।
ठीक है, तो ये नजरिया सीमेंट सेक्टर और अल्ट्राटेक सीमेंट पर, जहां पर शुक्रवार को एक्शन था और आज भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन दिखेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद और वरुण दोनों ही साथ में जुड़ चुके हैं। शरद और वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शरद, आपसे शुरुआत करेंगे। कई सारी डील्स हुई है कई सारे सेक्टर्स में, बताएं खबरें कहां पर है और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। गुड मॉर्निंग आशीषा और वरुण। सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं JSW एनर्जी पे। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट एक्विजिशन आया है और यहाँ पे देखें तो इंटरेस्टिंगली देखेंगे इनकी जो आर्म है JSW न्यू एनर्जी, यहाँ पे जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए O2 पावर के साथ और ये रिन्यूएबल एनर्जी को लेके है सेगमेंट पे। इसकी जो टोटल वैल्यू है EV जो इसको एंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं वो 12,500 करोड़ के ऊपर है। अगर डील की ट्रांजैक्शन की बात करें तो EV EBITDA मल्टीपल में ऑलमोस्ट 6.9 टाइम्स आ रहा है और जो टोटल कैपेसिटी एडिशन होने वाली है वो 4.7 गीगावाट की होने वाली है। तो ओवरऑल अगर JSW एनर्जी की टोटल कैपेसिटी की बात करें तो ये जो है लगभग 20 गीगावाट से बढ़ के 25 गीगावाट हो जाएगा, यानी कि 25% का जो है ग्रोथ देखने मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी वैल्यूएशंस जो है स्ट्रेंथ ज़रूर होंगी और डेट लेवल्स भी बढ़ेंगे, लेकिन जो सर्विसिंग होती है कंपनी की वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़रूर है। कोफोर्ज हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। उनकी मर्जर जो सिग्निटी टेक्नोलॉजीज की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, अब उसकी डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पे देखें तो अगर आप 5 शेयर होल्ड करते हैं एज अ सिग्निटी टेक के शेयर होल्डर तो आपको 1 शेयर मिलने वाला है कोफोर्ज में। शेयर स्वैप ट्रांजैक्शन में देखें तो लगभग 4% डाइल्यूशन होने वाला है कोफोर्ज का। और जो मर्ज्ड एंटिटी है वो 3 नए वर्टिकल्स में फोकस रखेंगी। सबसे पहला है आपका रिटेल, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरा है हेल्थ केयर का। बाद में जो है ऑफ कोर्स सिग्निटी जो है वो डिसॉल्व होने वाली है और शेयर होल्डर जो है कोफोर्ज के शेयर्स मिलेंगे। तीसरा स्टॉक वोडाफोन आइडिया, इस पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है 2 अहम न्यूज़ फ्लोज आए हैं जिसको ट्रैक करना है। एक तो है सेक्टर के ऊपर जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने वेव ऑफ कर दिया है बैंक गारंटीज़ को जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में 2021 के पहले सबमिट किए गए थे। वोडाफोन आइडिया का ये आंकड़ा 24,800 करोड़ का आ रहा है, सबसे ज़्यादा अगर टेलीकॉम प्लेयर्स की बात करें तो। एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ तो यहाँ पे देखने मिल रहा है। इसके अलावा वोडाफोन ग्रुप जो उनके प्रमोटर एंटिटी है उन्होंने 11,650 करोड़ रुपए का ड्यूज क्लियर किया है और जो शेयर प्लेज थे वो अब रिलीज़ कर दिए गए हैं। टोटल शेयर्स बात करें तो इनकी पूरी स्टेक को ही जो है शेयर प्लेज रिलीज़ हो गई, लगभग 22.5% स्टेक जो है प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है वोडाफोन आइडिया के लिए दोनों तरफ से आ रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी को भी जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। उनकी यूनिट ने 112 मेगावाट की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को कमीशन की है। वही ओला इलेक्ट्रिक के जो है प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। दिसंबर में हमने ऑलरेडी हाई प्रोफाइल एग्जिट्स देखा है और 2 और हाई प्रोफाइल एग्जिट्स आ रहे हैं सीनियर लेवल पे। CMO यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अंशुल खंडेलवाल और CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर सुवर्णिल चैटर्जी ने दोनों ही एक साथ वो द वीकेंड रेजिग्नेशन दी है। तो ऑफकोर्स बहुत डेवलपमेंट्स आ रही है, अनाउंसमेंट्स भी आ रही है, बट सीनियर लेवल पे एग्जिट्स आ रही है ओला इलेक्ट्रिक के लिए, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर रह सकता है। और आखिर में शक्ति पंप्स पे नज़र रखिएगा। 7 जनवरी को बोर्ड मीट है जहाँ पे वो इक्विटी फंड रेज जो है QIP प्रेफ या फ्रेश इशू जरिए जो है कर सकती है विचार। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र रहनी चाहिए और खबरों वाले शेयर्स में इन स्टॉक्स में जो आज आपको इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। लेकिन ये तो स्टॉक से न्यूज़ हुआ, लेकिन हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो वरुण ट्रैक कर रहे हैं, ब्रोकरेज टेक का। यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या आ रही है, तो वरुण ज़रा बताएंगे ब्रोकरेजेस में आज क्या है। देखिए वैसे तो एक सेक्टर भी है, लेकिन स्टॉक से शुरुआत करना चाहूँगा और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे JP मॉर्गन ने खरीदारी की सलाह फिर से दी है और 1550 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। बेसिकली कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में स्टॉक में जो गिरावट आई है उसके बाद खरीदारी के अच्छे मौके बनते हैं, इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए पैन इंडिया प्रेजेंस है कंपनी का, अच्छा कारोबार है और ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2025 से 2027 तक 26% की साल दर साल ग्रोथ जो है वो आपको इस कंपनी में देखने मिलेगी। इसके लिए गिरावट है, खरीदारी के मौके हैं, ओवरवेट का कॉल, 1550 का प्राइस टारगेट। इप्का लैब्स, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह बरकरार है, 1980 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि जो इंडियन IPM इंडस्ट्री यानी कि इंडिया फार्मा मार्केट जो है उसको कंपनी अच्छे तरह से आउटपास कर रही है, वहाँ की ग्रोथ की अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अच्छी है और यूनिकैम का जो एक्विजिशन किया है उसके चलते सिनर्जेटिक बेनिफिट मिलेंगे। 27% के कैगर से अर्निंग्स ग्रो कर सकती है 2024 से 27 तक। इसके लिए खरीदारी की सलाह 1980 के प्राइस टारगेट के साथ। KEI, यहाँ पे भी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 5100 से बढ़ा के 5150 का किया है। केबल और वायर इंडस्ट्री जो है
वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। एक्सपोर्ट पे कंपनी फोकस कर रही है, प्रोडक्ट इनोवेशन पे कंपनी फोकस कर रही है, रिटेल कारोबार बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और 2025 से 27 तक 17% की साल दर साल ग्रोथ जो है आपको रेवेन्यूज़ में देखने मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो स्टार सीमेंट का इन्होंने अधिग्रहण किया, उसके बाद गोल्डमैन की रिपोर्ट है 12,460 का लक्ष्य है। खरीदारी की सलाह ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो एक्विजिशन हुआ है $145.6 प्रति ईवी के आसपास हुआ है प्रति टन FY24, और FY26 का अगर आप देखेंगे तो $115.5 प्रति टन के ईवी पे जो है ये एक्विजिशन हुआ है। आगे जो सीमेंट की डिमांड बढ़ने वाली है उसके लिए कंपनी बेस्ट प्लेस्ड है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ 2023 से 26 तक 10 से 11% साल दर साल बढ़ने वाली है, यानी कि आने वाले 2-3 साल भी 10 से 11% के आसपास की ग्रोथ वॉल्यूम्स में देखने मिलेगी। साथ ही सीमेंट सेक्टर पे इलारा का एक नोट आया है और ये इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं कि दिसंबर में 12 रुपये प्रति बैग के आसपास कीमतें जो है वो ऑल ओवर इंडिया यानी कि पैन इंडिया लेवल पे बढ़ी है, और ये अनुमान लगा रहे हैं कि जनवरी में भी आपको करीब 5 से 40 रुपये प्रति बैग के आसपास कीमतें बढ़ते हुए नज़र आ सकती हैं। क्योंकि देखिए वैसे भी अगर आप देखेंगे तो विंटर्स में और लेबर शॉर्टेज, पोल्यूशन, इसके चलते पूरी जो इंडस्ट्री थी उस पर दबाव देखने मिला था। अब वो थोड़ा बहुत ईज ऑफ होगा तो उसका इम्पैक्ट आपको प्राइसेस पे भी देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। ये जो सीमेंट वाली रिपोर्ट्स हैं, बैक टू बैक आपने दोनों रिपोर्ट्स बताई है वरुण, और दोनों के दोनों रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दाम बढ़ गए, कुछ बढ़ेंगे, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। देवांग, एक बार जरा अल्ट्राटेक से शुरू कीजिए। स्टार सीमेंट में इसने हिस्सेदारी भी खरीदी है 8.7% करीब, और सीमेंट पे ही अगर आपका कोई और टेक अल्ट्रा के अलावा भी जो आपको ठीक लग रहा हो, चलो ठीक है, अल्ट्रा पे तो रिपोर्ट भी आई है, लेकिन इसके अलावा कोई और सीमेंट में, क्योंकि दाम सभी बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट अल्ट्राटेक की बात जैसे हमने की, और अभी भी टेक्निकल चार्ट पे अभी भी कंसोलिडेशन में एक रेंज में, जब तक 11,500 के लेवल ब्रेक नहीं करता, आई थिंक मैं वेट करना चाहूंगा। अगर एक बार 11,500 के लेवल ब्रेक करता तो फिर 11,900 या 12,000 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 11,200 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए इमीडिएट। ठीक है, हालांकि मैंने आपसे अल्ट्रा के अलावा कोई और सीमेंट कंपनी पूछी थी, कोई बात नहीं, आपने अल्ट्रा के ही लेवल्स वापस से रिपीट कर दिए ताकि आपका कन्विक्शन हाई होगा, तभी आपने ये बात बोली भी है। अल्ट्राटेक सीमेंट, इस पे बाय कॉल है, हमने लेवल्स सामने छाप दिए। 11,700, 11,200 का स्टॉप है, 11,400 के आसपास है। धीरे धीरे एकोमुलेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। एक जरा इफ्का लैब का चार्ट भी दिखाइएगा स्क्रीन पर, और मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है। इफ्का लैब टारगेट है 1980 का। एक बार आपके रिकमेंडेशन इस पे भी देवांग जरा चेक करेंगे आप। डेज हाई पे बंद हुआ है, वैसे भी टेक्निकली भी ठीक है, डिफेंसिव भी है, और 1980 का टारगेट भी आया आज। कल की बात करें तो डेफिनेटली ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है। स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है, और डेली चार्ट पे बात करें तो स्टॉक अभी भी एक हाई टॉप रिटर्न स्ट्रक्चर में, तो आई थिंक इसमें एंट्री की जा सकती है। टेक्निकली 1590 का एक सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस रखना होगा। अपसाइड अराउंड 1700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं इफ्का लैब में। एक सवाल मेरे को देवांग भाई आपसे बस और पता करना है, अगर आपसे मैं वैसे पूछूं कि अगर मेरे को कोई मेटल्स का शेयर आप दे पाएँ तो, क्योंकि मेरी रुचि थोड़ी मेटल्स में भी है, अगर आप कोई एक मेटल का काउंटर दे पाएँ जिसमें आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रही है। मेरे को वेदांता ज़्यादा ठीक लगा, आप फिर भी देख लीजिए आपको जो ठीक लगता हो। सो और मेटल की अगर बात करें तो वेदांता एक स्ट्रक्चर अच्छा है, जो करेक्ट हुआ है अभी रिसेंटली वो सपोर्ट के पास है, तो इसमें भी एंट्री की जा सकती है, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए शॉर्ट टर्म के लिए 430 के स्टॉप लॉस है, इस पर एंट्री की जा सकती है। 480 490 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। इसके अलावा और एक स्टॉक है JSW स्टील, डेफिनेटली इसमें रिसेंटली हमने करेक्शन देखा है, बट एक मेजर सपोर्ट के पास है। 900 रुपीज का एक मेजर सपोर्ट है JSW स्टील के लिए, तो ये स्टॉप लॉस रख के एंट्री की जा सकती है। अराउंड 940 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं JSW स्टील में। श्रीकांत जी और गौरांग जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, आपके शेयरों से शुरू कर लेते हैं। बताइए आज के लिए क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग डीपी एंड एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में अगर कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ अगर बना है तो वो फार्मा स्टॉक्स में बना हुआ है, और नेचुरली अगर आप देखें तो जो ग्लोबल मैक्रोस है वो काफी अनफेवरेबल से है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी सी बाइंग जो है वो डिफेंसिव्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। इनफैक्ट हमने कुछ बाइंग इंटरेस्ट कुछ
एफएमसीजी में भी देखा था लास्ट वीक में, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर किसी एक या दो स्टॉक को चुनना है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे हमें लगता है कि सिप्ला को एक करंट लेवल से खरीदा जा सकता है, जो 1506 के करीब क्लोज हुआ है। यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम एक या दो दिन में 1550 से लेकर 1560 तक के लेवल्स बना सकता है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 1480 का। तो 1480 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला को खरीदा जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 1565 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ऑटो कंपनीज में हमने एक स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट देखा था, और लगता है कि ये जारी रह सकता है, क्योंकि इस बार के जो मंथली नंबर्स आएंगे वो थोड़े से इंटरेस्टिंग हो सकते हैं स्पेसिफिक फॉर फ्यू स्पेसिफिक कंपनीज। वहां पे हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 3040 के करीब का क्लोज कर चुका है। और करंट लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 3120-25 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 3125 के टारगेट्स के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी लॉन्ग किया जा सकता है। और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे एट 3000। तो 3000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें 3125 के। ठीक है, एमएनएम में खरीदारी करने की सलाह है। 3000 रुपए का स्टॉप लॉस, 3125 रुपए का टारगेट होगा। और सिप्ला में भी खरीदारी करने की सलाह है। तो डिफेंसिव्स की तरफ थोड़ा सा टिल्ट जरूर है हमारे एक्सपर्ट्स का, लेकिन दोनों के दोनों शेयर खरीदारी के हैं, ये चीज नोटिस करने वाली है। गौरांग भाई, एक बार ओला इलेक्ट्रिक पर आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि देखिए जब से लिस्टिंग हुई है ना उसके बाद से खबरों का फ्लो बढ़ गया ओला की तरफ से। और अब जो नई खबर आ रही है कि उनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सीटीओ और सीएमओ दोनों ने इस्तीफा दिया है, सोनल चटर्जी और अंशुल खंडेलवाल। और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों के दोनों लोग जो थे वो भावेश अग्रवाल के इनर सर्कल के लोग थे, बड़े क्रूशियल थे उनकी टीम के लिहाज से। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को और कंपनी के भविष्य को लेकर निवेशकों को कैसे गाइड करेंगे आप? प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। कल जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को साल आने से पहले नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारे तरफ से। और जहां तक ओला इलेक्ट्रिक का सवाल है अभिषेक भाई, हमने आईपीओ के पहले भी हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर और आईपीओ लिस्ट हुआ तभी भी हम आपके साथ थे और उसके पश्चात भी हमने चर्चा की है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के लिए कामकाज को पटरी पर लाना, नुकसान को कम करना, मार्केट शेयर बढ़ाना, और सबसे बड़ी मुसीबत है उपभोक्ता की शिकायतें जहां तक उनके प्रोडक्ट और सर्विस का मामला है। अब सोशल मीडिया में और बाकी अन्य मीडिया में हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा है किस प्रकार की घटनाएं हुई है और किस प्रकार से उपभोक्ता नाराज है इस कंपनी से, क्योंकि वो सक्षम रूप से जो तकलीफें हैं वो सुलझा नहीं सकती। इसके ऊपर ये जो नई जिगा बैटरी और नई बाइक 15 अगस्त को इस साल में लॉन्च की, उसकी उपलब्धि अगले साल होगी। उसके पहले बहुत सारी प्रतिस्पर्धा आ जाएगी और आ रही है। और इस बीच में सीएमओ और सीटीओ के इस्तीफे, जो कि टॉप मैनेजमेंट के करीब माने जा रहे थे, जैसे आप बता रहे थे, तो अनिश्चितता का वातावरण बिल्कुल पैदा होता है। और हमने आईपीओ नोट द्वारा ओला इलेक्ट्रिक में निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। और हमने तब ये भी कहा था कि आपके पास नजरिया कम से कम 2, 2.5, 3 साल का होना चाहिए अगर आपको सक्षम रूप से मुनाफा कमाना है, पहली बात। और दूसरी बात हमने ये भी कही थी कि आंकड़ों पर ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से मार्केट शेयर बढ़ता है, नए लॉन्चेस होते हैं और प्रतिस्पर्धा किस तरफ से बढ़ती है। बहुत आसान नहीं होगा। जो लोगों ने शायद ये लिस्टिंग, आईपीओ आया था 76 में अभिषेक भाई, अगर मुझे याद है तो, और ये लिस्टिंग के बाद दौड़ा था 140, 150 तक गया और फिर नीचे की तरफ की शुरुआत कर दी। तो आईपीओ नोट पर आधार बनाते हुए मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि लंबी अवधि के लिए बने रहे, लेकिन मार्केट शेयर, उपभोक्ताओं की शिकायत का रिड्रेसल और ये जो गतिविधि हो रही है उस पर नजर रखना अनिवार्य होगा। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये व्यू। लेकिन ओला के साथ साथ एक और कंपनी है जो थोड़ी सी मुश्किलों में रही है और निवेशकों का भरोसा जीत नहीं पाई है, वो है वोडाफोन आइडिया। एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है गौरांग सर, वो ये कि कंपनी ने 11,650 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया है और टेलीकॉम विभाग ने
स्पेक्ट्रम ऑप्शन के लिए 2021 से पहले की बैंक गारंटी को भी खत्म कर दिया हो। ये रकम थी करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की, अब ये इनको नहीं भरनी पड़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन जो बड़े चैलेंजेस हैं वो तो जस के तस हैं। करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की टोटल अगर हम देनदारी की बात करें कर्जे समेत, वो सारी बैठती हैं। 5G में काफी पीछे हैं, कस्टमर्स लूज कर रहे हैं, शेयर भाव 7.5 रुपए का है, तो नेगेटिव्स ढेर सारे हैं। क्या इस खबर को देखकर उत्साहित होना चाहिए? अभिषेक भाई, एक छोटी सी बूंद की एक कतर आपको नजर आती है जो डेट रिपेमेंट या फिर कर्ज कम करने की बात की, उस पे लेकर के अगर आप पूरे रकम पर नजर डालें तो मेरे ख्याल से करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का डेट नेट बैलेंस शीट पर खड़ा हुआ है। पहले तो अनिवार्य है मैं हमारे तरफ से डिस्क्लोजर देना कि यहाँ पर भी हमने लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दी है, लेकिन ये भी उसी तरीके से है जैसे हमने ओला इलेक्ट्रिक पर बात की। पहले तो जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास नजरिया कम से कम 2, 2.5, 3 साल का होना चाहिए। तीसरी बात, एक अच्छी बात ये भी आई है कि 5G में जो यहाँ पर इन्होंने कदम नहीं रखा था वहां पर निवेश बढ़ा रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन हो रहा है 4G से 5G। लेकिन डेट के साथ हर महीने ये उपभोक्ता भी गंवा रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस है इस कंपनी के सामने। ये भी अनिवार्य है अभिषेक कि हमारे देश में, जो इतना बड़ा देश है जहां पर इतने बड़ी संख्या में स्मार्टफोन यूजर्स और सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर्स की यूजेज की सर्विसेज की यूजेज की जाती है, इस्तेमाल किया जाता है, आपको 2 कंपनियां होना अनिवार्य नहीं है। BSNL की तो अलग बात है, उस पर तो जाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, लेकिन एक तीसरी या चौथी कंपनी भी अगर रहती है सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर में, तो ये एक बहुत ही संतुलन सा वातावरण पैदा करती है और मेरे ख्याल से उपभोक्ताओं को एक बेस्ट सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस का एक ऑप्शन खड़ा करती है। तो वोडाफोन आइडिया पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत ही ऊपर की तरफ की जोखिम झेलने की क्षमता और समय सीमा करीबन 2, 2.5, 3 साल। लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो करीबन 16 से 18 के बीच के लक्ष्यांक निर्धारित किए अनुमानित है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये व्यू है। एक और शेयर है जो आज फोकस में रहेगा, वो है शक्ति पंप का। 7 जनवरी को बोर्ड बैठक है कंपनी की, उसमें फंड जुटाने पर विचार होगा और इस कंपनी ने इस साल में ना सरप्राइज किया है। इसका भाव 200 रुपए से कम हुआ करता था जब जनवरी में शुरुआत की थी इस साल की थी, और अब देखिए 1000 रुपए के ऊपर इसका भाव निकल गया है। लगातार तेजी हमने देखी है, कहीं से भी थकान के या फिर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत हमने आते हुए शेयर में देखे नहीं है। शक्ति पंप, श्रीकांत जी आप इस पर व्यू दीजिए, क्या ये शेयर ऐसे ही चलता रहेगा? ऊपर के टारगेट्स आप क्या सुझाएंगे? और दूसरी चीज ये बताइए कि अगर जिसकी लोअर लेवल पर एंट्री है, क्या प्रॉफिट चेकिंग करते रहें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जो तेजी बनी है वो तो काफी लाइक मैं कहूँगा कि अनएक्सपेक्टेड थी कि इतनी बड़ी तेजी इतने शॉर्ट टर्म में बनेगी, लेकिन उतनी बनी है। 600 के करीब था ये स्टॉक, अभी 1100 के करीब आ चुका है। और रिसेंटली अगर आप देखें तो बोनस एडजस्टमेंट के बाद तो इसमें जो तेजी बनी है वो देखने लायक है। हमें लगता है कि इन लेवल्स पे तो बिल्कुल हमें केयरफुल रहना है क्योंकि ये स्टॉक काफी चल चुका है, बट ओवरऑल पैटर्न, जो टेक्निकल पैटर्न और जो उसका मोमेंटम है वो दिखाता है कि अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। करंट लेवल्स 1100 के करीब के हैं। मैं कहूंगा कि अगर ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 1000 या 1000 के थोड़ा सा नीचे 980, 975 के करीब अगर आता है तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशन बनाए। वहां पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफी बड़ा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट छोड़ा हुआ है और उन लेवल्स के करीब अगर आप लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक 1300, 1350 के लेवल्स पे दिखा सकता है। लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए और 1000 के करीब ये पर्टिकुलर स्टॉक में बढ़िया सपोर्ट है। ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी 1300, 1350 तक के लेवल्स शक्ति पंप्स पर दिखाई दे सकते हैं। याद रखें शुक्रवार को 3.5% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ था और आज भी पॉजिटिव खबर आई है। लेकिन इसके अलावा जेफरीज की ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट आई है और उन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस किए हैं। HDFC बैंक को रीइंट्रोड्यूस किया है 4% के वेटेज के साथ और सीमेंस को भी 1% के वेटेज के साथ ऐड करने की सलाह है।
मैक्रोटेक डेवलपर्स, L&T, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक पर अपनी होल्डिंग्स घटाई है। लेकिन एक स्टॉक पर इन पर्टिकुलर नजर डालेंगे इसी पोर्टफोलियो चेंजेस से, वो है सीमेंस। याद रखिए पिछले हफ्ते काफी गिरावट दिखी थी इस स्टॉक में और अगर एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे तो करीब 14% की गिरावट पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक पर दिखी है। तो भारी कमजोरी और कैपिटल गुड शेयरों में इन एनी केस याद रखें फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में कैपेक्स इन्वेस्टमेंट काफी कम हुआ था, ऑर्डर इनफ्लोज काफी कम रहे हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सभी स्टॉक्स पर भी हुआ है। 5 दिनों के चार्ट पर भारी गिरावट। देवांग, सीमेंस स्टॉक पर आपकी पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद अब क्या राय होगी? सीमेंस की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स ने जो करेक्शन दिया, जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट था स्टॉक्स ने ब्रेक किया है। आई थिंक यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए सीमेंस के लिए। जब तक स्टॉक 6,650 के ऊपर नहीं निकलता, आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए सीमेंस के लिए। वॉच की सलाह सीमेंस पर, लेकिन इसके अलावा एबीबी पर भी अपनी राय दीजिए। इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? सेम सेक्टर से है और ये स्टॉक भी 7% की गिरावट के साथ पिछले हफ्ते बंद हुआ था। एबीबी का भी चार्ट पैटर्न देखे तो स्टॉक से एक लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे स्टॉक्स ने रिज्यूम किया था। आई थिंक इसमें और थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। 6,500 तक के लेवल स्टॉक में देखे जा सकते हैं और जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 7,050 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। तो आई थिंक इसमें और भी गिरावट देखी जा सकती है एबीबी में। गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। एबीबी इंडिया और सीमेंस दोनों कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स पर हमने राय ली, लेकिन इसके अलावा केईआई इंडस्ट्रीज, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय 5,150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य मोतीलाल ओसवाल ने दिया है और उनको लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल केबल एंड वायर इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी अट्रैक्टिव है और करीब 17 से 24% का रेवेन्यू और एबिटा CAGR कंपनी अगले कुछ सालों में रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट। खरीदारी की राय 5,150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। श्रीकांत, फंडामेंटल्स पर तो मोतीलाल ओसवाल का नजरिया काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस लेनी है इस रिपोर्ट के बेसिस पर तो क्या ये सही समय होगा? बिल्कुल। तो देखिए मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है या तो खरीदारी की जा सकती है। उसका रीजन यही है कि अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 4,100 4,150 के करीब एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन इसमें बन चुका है। साथ ही साथ अगर आप इसके अगर पिछले 6 से 7 महीने के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो यहाँ पे भी क्लियरली एक बुलिश कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, जो हम कहेंगे कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है और इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक और भी बढ़त के साथ आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में हमें हायर लेवल्स पे ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो अगर करंट लेवल से खरीदते हैं तो मुझे लगता है कम से कम 4,700 750 के लेवल्स ये दिखा सकता है। मल्टीपल टाइम्स उन्हीं लेवल्स के करीब ये रुका हुआ है और जो उसके ऑल टाइम हाईज है वो है तकरीबन 5,050 की। तो शायद उन लेवल्स तक भी ये स्टॉक बिल्कुल जा सकता है। तो टेक्निकली तो बिल्कुल करंट लेवल से हमें लगता है कि इसे खरीदा जा सकता है। अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनानी हो वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 4,150 के करीब का। तो 200 रुपए का कम से कम स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 4,700 750 के। ठीक है, तो ये नज़रिया केईआई इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय और मोतीलाल ओसवाल का नज़रिया भी इस स्टॉक पर काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन इस बीच ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स पिछले हफ्ते का सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर तो था ही, लेकिन टाटा मोटर्स जैसे कुछ स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखी। देवांग, क्या राय होगी आपकी टाटा मोटर्स पर और इसके अलावा ऑटो सेक्टर से और कोई स्टॉक जहाँ पर इस हफ्ते भी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? टाटा मोटर की बात करें डेफिनेटली स्टॉक में एक बाउंस देखने मिला है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें अभी भी स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में। अगर यहाँ कहीं बाउंस आता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर ये 820 830 तक के जोन अगर देखने मिलते हैं तो ये लेवल पे एग्जिट प्रॉफिट बुक की सलाह रहेगी। जहां तक सपोर्ट की बात करें 725 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो हमें लगता है M&M ये एक अच्छा बैट हो सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ओवरऑल स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है। हाई टॉप हार्टन स्ट्रक्चर में स्टॉक ने रिसेंटली एक सपोर्ट से बाउंस दिया है, तो M&M खरीदने की सलाह है। 3,005 का सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस रखने की सलाह है 3,150 के टारगेट के लिए। धीरे धीरे करके पेटीएम 1000 के ऊपर आके अब ट्रेड कर रहा है। 1021 का बंद भाव था। एक बार जरा पेटीएम दिखाना। और श्रीकांत, ये अब नए नए F&O का एंट्रेंट भी है और साथ ही अच्छे से बंद हुआ है। आप 7 डेज में करीब 5%, एक मंथ में करीब 12%
और 3 महीने में करीब 47% चला है। अगर आप पिछले 2-2.5 महीने से मार्केट को देख रहे हैं, वो थोड़ा साइडवेज हो गया था, लेकिन बट पेटीएम की चाल नहीं रुकी। अभी और कितना चल सकता है पेटीएम सर? श्रीकांत, जरा चेक करेंगे डाटा। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा वैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न को अगर देखते हैं तो इसमें एक काफी अच्छी तेजी हमें देखने मिली है और काफी सस्टेन्ड एक्टिविटी हमें देखने मिली है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ऐसे सस्टेन्ड एक्टिविटी देखने मिलती है तो स्टॉक का जो करेक्शन होता है वो काफी नॉमिनल होता है और इसमें लगा जो तेजी का ट्रेंड होता है वो जारी रहता है। और अगर आप पिछले 2 साल के ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक यानी कि कम से कम 2 बार ये स्टॉक 1010 के करीब आने के बाद इसमें एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी। इस बार हमें लगता है कि इसने 1000 के लेवल्स को काफी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है और जैसे वॉल्यूम्स बने हैं, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम इसमें आए हुए हैं, हमें लगता है कि इस स्टॉक में तेजी और भी बरकरार रहेगी। ये स्टॉक कम से कम हमें लगता है कि 1250-1300 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में दिखा सकता है। पोजिशनल व्यू के बेसिस पे बिल्कुल इसमें हम कुछ लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं और अगर कोई भी करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि 940-950 के करीब एक अच्छी सपोर्ट लाइन इसमें बनी हुई है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाएं और अगर यहाँ पे अगर करंट लेवल से भी खरीदना है तो खरीदा जा सकता है, लेकिन थोड़ा हमें पोजिशनल व्यू रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो कम से कम 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 940-50 के करीब काफी अच्छी एक सपोर्ट लेने तो उन लेवल्स के करीब खरीदें और टारगेट्स ओवरऑल रखे 1200-1250 के। 1200-1250 पे आ सकता है। अगर मैं आपको इसके चार्ट दिखाऊं तो बढ़िया पैराबोलिक एक मूव इसके अंदर बन रहा है और अभी तो 50% ही मैन्युफैक्चर्ड है। अगर आप ओवरऑल देखें जहाँ पे ये शेयर था और ये पूरी जर्नी को मैं वापस एक सॉसर के तौर पर देखूं तो अभी तो हम यहीं पे ही खड़े हैं। अभी तो ये पूरा एरिया यानी कि ये वाला पूरा एरिया मार्क्ड है जो अभी थोड़ा बहुत चल सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये वापस जिस जगह पर से टूटा था यानी कि करीब 2000 के भाव पे वहाँ तक भी पहुँचे, बट अभी उसके लिए कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए चरणबद्ध तरीके से चले, पहले 1200-1250 तक के चले। एक और शेयर भी है, इसको हटा दीजिए स्क्रीन से, एक और शेयर भी है वो जरा गौरांग शाह से मेरे को पता करना है, वो है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैपनीज़ कंपनीज़ का टेक ओवर हो चुका है, अब जैपनीज़ मैनेजमेंट इसके अंदर है, थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनाई जाती है। इंडियन मार्केट्स में एस्कॉर्ट्स कुबोटा 3200 के भाव पे गौरांग भाई क्या प्लस करना चाहिए या फिर अभी नहीं करना चाहिए? मैं इसमें कोई टेक्निकल एंगल नहीं डालना चाहता, मैं इसमें हार्ड कोर फंडामेंटल पॉइंट व्यू से पूछना चाहता हूँ आपसे। डिम्पी भाई, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये एक ऑटो क्षेत्र की ऐसी कंपनी है जहां पर हमने मुनाफा वसूली की राय दी है और वो इसलिए दी है डिम्पी भाई क्योंकि हमने जो लक्ष्यांक बुनियादी दर के आधार पर निर्धारित किए थे वो आ चुके हैं और नई खरीदारी करना यहाँ पर मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आपको ऑटो क्षेत्र में ही निवेश करना है तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में अगर एक स्टॉक है तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और बाकी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में बजाज ऑटो है, टीवीएस है, हीरो मोटोकॉर्प है, आयशर मोटर अच्छा लगता है अगर आपको वहां पर भी निवेश करना हो तो। लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा में फिलहाल मुनाफा वसूली की राय है। ठीक है, फिलहाल मुनाफा वसूली आप करने के लिए कहेंगे तो इसलिए थोड़ा बाय का जो हमने स्टैंप लगाई इसको हटा दो 1 मिनट के लिए आप, ठीक है ना? तो इस पर आप अवॉइड की स्टैंप लगाओ, बाय मत लगाओ। सर ने ऑलरेडी आपको रोका, अभी इस पर मत करो बाय आप, तो एस्कॉर्ट्स पे मत लगाना बाय की, उस पर अवॉइड डाल दो। अदरवाइज और सभी स्टॉक्स पे हम फिर बात करेंगे बाद में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आ जाते हैं कुछ और स्टॉक्स पे। मैं उसी में से ही छाटूंगा जो मार्केट के ट्रेंडिंग है। मैं आपको कुछ एक शेयर्स दिखाता हूँ, कभी अभी टिक्स आना शुरू हो गए इसलिए शायद आपको वो लेवल्स नहीं दिखेंगे, बट मैं नाम बता देता हूँ। इप्का लैब, डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब, ल्यूपिन, बायोकॉन, ये कुछ एक फार्मास्यूटिकल्स के शेयर थे जिनकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है। मैं बोलूँगा आपसे इप्का लैब, डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब, बायोकॉन और ल्यूपिन, ठीक है। इसमें से हम एक शेयर ले लेते हैं। इप्का लैब पे ऑलरेडी रिपोर्ट आई है तो उसको हमने डिस्कशन कर लिया, 1900 का भाव था। एक का शेयर और है बायोकॉन या ल्यूपिन में से। श्रीकांत जरा चेक करेंगे आप, ये जब तक 24,000 पार नहीं कर रहे ना तो ये एक्सीडेंटली भी समझ लो या फिर स्ट्रेटजी के हिसाब से भी समझो, फार्मा थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। तो ल्यूपिन और बायोकॉन में से देख लो कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है।
बिल्कुल, तो देखिए अगर वैसे भी अगर आप ईयरली गेन्स और लॉसेस को देखेंगे तो फार्मा सेक्टर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और टुवर्ड्स द एंड भी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी इसमें बनती जा रही है। करंट लेवल से अगर बायोकॉन की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यस इसमें एक बुलिश कंसोलिडेशन ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम की जो सीरीज है वो वीक ऑन वीक बेसिस पे बनी है, लेकिन अगर आप इसके मंथली पैटर्न को देखें तो हमें लगता है कि मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे इसमें एक बुलिश ट्रायंगल बन रहा है और लोअर हाइज है लेकिन हायर बॉटम्स भी है और इसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा स्टॉक ये और कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा। जो ब्रेकआउट लेवल बनेंगे वो 370 के बनेंगे तो 370 के ऊपर इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी, लेकिन करंट लेवल से अगर ओवरऑल फार्मा सेक्टर में तेजी बनती है और ओवरऑल अगर फार्मा स्टॉक्स में भी तेजी अगर दिखाई देती है तो यहाँ से ये स्टॉक 370-75 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से मैं कहूंगा कि बिल्कुल इसमें भी एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 340, 340 के करीब का स्टॉप लॉस रखें, 370-75 के टारगेट्स नजर आते हैं। ठीक है, डन। वैसे तो नवरत्न का टाइम हो चुका है, 9 शेयर आपको बताने के लिए शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरे को गुरांग सर से, श्रीकांत और देवांग से, तीनों से पूछना है। गुरांग भाई, ये थोड़ा मार्केट से हटके वाला सवाल है, आप नया साल वैसे कैसे मनाते हैं सर? कैलेंडर ईयर वाला जो नया साल है ये कैसे मनाते हो आप? ये हम कैसे मनाते हैं, एक समय था जब कॉलेज में थे तो हमारा पूरा एक गुट हुआ करता था, सब मिल करके कुछ न कुछ प्रोग्राम बना करके किसी के घर पे इकट्ठा होकर के नए साल का स्वागत करते थे और पुराने वाले साल को अलविदा कह देते थे। आज की तारीख में कुछ समय से और हम हमारे परिवारजन के साथ बैठ करके घर पर ही, क्योंकि 31 को अगर आप बाहर निकलते हैं डिब्बी भाई तो अक्सर ऐसा होता है कि आप कभी कभी गाड़ी में ही 31 मनानी पड़ती है, ट्रैफिक इतना होता है, तो समझदारी है अभी कि आप घर पर ही मनाएं और घर पर ही फिर जो मन पसंदीदा भोजन होता है उसका ऑर्डर करके स्विगी जोमेटो पे परिवारजन के साथ हम कुछ सालों से, काफी साल हो गए, हम घर पर ही मनाते हैं। हाँ, चलिए ये बात भी ठीक है, अच्छा है, आप शांति से नए साल का स्वागत करते हैं। और श्रीकांत जी, आप कैसे मनाते हैं नया साल? डिम्पी जी, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें तो समझदारी की बात यही है कि नया साल का जो ओवरऑल जो एक हमें जोश रहता है, उस जोश के कंपैरिजन में अगर हम ट्रैफिक को देखें तो वो ट्रैफिक के सामने हम हमेशा ही फीके पड़ जाते हैं और इसी वजह से हमने पिछले 2 या 3 साल से अगर आप देखें तो हम घर में ही इसे मनाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। हम हमारे घर पे या तो शायद किसी दोस्तों के घर पे जाके वहां पे हम सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन यस मुझे लगता है कि ये जो सेलिब्रेशन है वो होना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे सेलिब्रेशन के बाद जो एक यूनिटी लेवल होती है, जो एक अपना ओवरऑल साल के लिए जो एक कुछ नया कॉन्फिडेंस होता है वो और बढ़ता है। तो ऐसे सेलिब्रेशन करते रहने चाहिए, क्योंकि बॉम्बे के जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ में हमें लगता है कि ये सब सेलिब्रेशंस बिल्कुल हम सभी को मनाने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देवांग भाई, आप कैसे मनाते हो? के साथ हम मिलते हैं उनके घर पे, और जैसे श्रीकांत जी ने कहा कि स्ट्रेसफुल लाइफ में ये जो मौके होते हैं वो डेफिनेटली एंजॉय करने चाहिए। तो फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं और हम किसी के घर पे या कहीं पे हम एक पार्टी जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, ठीक है, तो बढ़िया। कुल मिला के मेरे तीनों गेस्ट वो काफ़ी शांति से नए साल का सेलिब्रेशंस करते हैं, कोई हुड़दंगा नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसी के साथ हम भी चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसे ही करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नया साल मनाना है तो परिवार से बेहतर क्या हो सकता है, यारों दोस्तों को इकट्ठा कीजिए, एक साथ पार्टी कीजिए, फिर नया साल मनाइए शांति से, ठीक है। और ये बात सच है गुरांग सर की कि कई बार आप गाड़ी में ही 31 को कैलकुलेट करने लग जाते हो क्योंकि आप जाम में फंसे हुए होते हो। खैर, मैं अपने सहयोगी शरद को अपने साथ जोड़ देता हूँ ताकि वो आपको नवरत्न शेयर एक बार बता दे। शरद, गुड मॉर्निंग, जरा बताइए नवरत्न शेयर प्लीज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले JSW एनर्जी पे नज़र रखिएगा। इन्होंने जो है O2 पावर को अक्वायर करने वाले हैं। इनकी जो आर्म है न्यू एनर्जी, वो अक्वायर करेंगी। लगभग 12,500 करोड़ का जो है ये डील रहने वाला है। ट्रांजैक्शन देखा जाए तो 6.9 टाइम्स EV एबिडा पे आई है। इंटरेस्टिंगली जो है स्ट्रीट ने थम्स अप भी दिया है, ब्रोकरेजेस ने भी अपग्रेड दी है इस एक्विजिशन को लेके, क्योंकि आगे जाते हुए जो इनकी डेट सर्विसिंग और जो कैश फ्लोज है यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा और इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 20% बढ़ चुकी है।
कोफोर्ज की भी ये जो सिग्निटी टेक की मर्जर की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आई है। अगर आप 5 शेयर होल्ड करते हैं सिग्निटी के तो आपको 1 शेयर मिलने वाली है कोफोर्ज की। अब यहाँ पे लगभग 4% डाइल्यूशन कोफोर्ज का होगा तो हल्की सी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कोफोर्ज में देखने मिल सकता है शेयर स्वैप रेशो के कैलकुलेशन के हिसाब से। वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो वेव ऑफ कर दिया है बैंक गारंटी जो 2021 के टेलीकॉम ड्यूज़ पे पहले लगी थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उनके जो प्रमोटर हैं वोडाफोन ग्रुप लगभग 11,650 करोड़ की ड्यूज़ की रीपेमेंट आई है, जहाँ पे उन्हें एक्चुअली टेक्निकली प्लेज जो शेयर्स थी उनको फ्री कर दिया है। इनका लगभग 23% स्टेक है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज और दोनों ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं स्टॉक को। अदानी ग्रीन एनर्जी ने 113 मेगावाट का ऑलमोस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट को जो है कमीशन किया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ओला इलेक्ट्रिक के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। सीनियर लेवल पे 2 एग्जिट्स आई है। और यहाँ पे देखें तो सीएमओ अंशुल खंडेलवाल और सीटीओ सुवनील चैटर्जी ने जो है अपना इस्तीफ़ा दिया है। तो ओला इलेक्ट्रिक जो है हमारा 5वां स्टॉक रहेगा। यहाँ पे जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल रहा है। अब हम बात करेंगे शक्ति पंप्स की, जहाँ पे 7 जनवरी को इम्पोर्टेंट बोर्ड मीट होने वाला है, जहाँ पे वो फंड रेज का करार करने वाले हैं इक्विटी के ज़रिए। तो यहाँ पे नेट जो है आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो अपनी हार्ले डेविडसन के साथ जो है अपनी पार्टनरशिप एक्सटेंड करा रहे हैं और वो एक्सपैंड करेंगे नए वेरिएंट्स और नए मोटरसाइकिल्स को लेके। एलारा कैपिटल जो सीमेंट खास करके अल्ट्राटेक सीमेंट और इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, क्योंकि पैन इंडिया एवरेज प्राइजेस जो है लगभग 12 रुपये प्रति बैग दिसंबर में बढ़े हैं और 5 से लेकर 40 रुपये प्रति बैग की अटेम्प्ट भी हो रही है प्राइसिंग की जनवरी की प्राइस हाइक को लेके। बट अभी भी डिमांड म्यूटेड ही है। प्राइसिंग पावर सीमेंट कंपनीज पे अभी भी नहीं आया है। आखिरी स्टॉक इप्का लैब्स रहेगा। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाई रखा है। टारगेट प्राइस माफ़ करेगा, बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हमारी जो है HDFC बैंक है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है। यहाँ पे एक्स एशिया जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में HDFC बैंक की जो वेटेज है री इंट्रोड्यूस की है, 4% वेटेज बढ़ाया गया है। तो इस पे जो है नज़र रहेगा। शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें और बिग बोल्ड ब्रोकरेज भी हमें बताने के लिए। इप्का लैबोरेटरीज का जिक्र आप कर गए। HDFC बैंक हमारे बिग बोल्ड ब्रोकरेज में है, लेकिन इप्का लैबोरेटरीज या पूरा का पूरा फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पैक ही है जिस पर नजर होनी चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन भी आपका बिल्कुल सही है शरद। और इनफैक्ट अगर आप देखें वोडाफोन आइडिया के लिए भी 2 अच्छी खबर है। इसके ठीक चलते प्री ओपन में भी हम देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ करीब 7% के अप मूव्स प्री ओपन में इस वक्त आपको नजर आएंगे। इन दोनों खबरों के चलते स्टॉक में आज मूव भी रहेंगे। बाजार खुलने के साथ स्टॉक पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा न्यूज़ फ्लोज की अगर बात करें, न्यूज़ फ्लोज के चलते और ब्रोकरेजेस के चलते ही आज हम देखेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पिछला पूरा का पूरा हफ्ता बाजार के लिए कंसोलिडेशन भरा था, लेकिन ये हफ्ता बेहद इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। कुछ ट्रिगर्स आना अब शुरू हो जाएंगे। देखिए दिसंबर तिमाही के नतीजे तो बाद में आएंगे, लेकिन जो बिजनेस अपडेट्स हैं, क्वार्टरली अपडेट्स हैं, उनकी लड़ी या कह सकती कि वो जो है एक एक कर आना शुरू हो जाएंगे इसी हफ्ते से। तो इस पर फोकस रहेगा। ऑटो बिक्री के डेटा भी आने वाले हैं 1 तारीख को, तो इस पर भी नजर रहेगी। इसी हफ्ते नए साल में प्रवेश भी हम करने जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं और ये हफ्ता इसी के चलते इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा। लेकिन सेक्टर्स जिसकी हम बात कर भी रहे थे, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर ध्यान रखें, क्योंकि मेटल हो चाहे ऑटो हो या फिर IT हो, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बैक सीट पर एक ब्रीदर ले चुके हैं। पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा कि लिटरली फ्राइडे सेशन में भी सारे के सारे सेक्टर्स में वॉलेटिलिटी के साइंस नजर आ रहे थे, लेकिन फार्मा सेक्टर एकमात्र था जो कि आगे आकर खड़ा था और बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहा था। और इसी के चलते हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे, हमारे रेडार पे, हमारे ब्रोकरेजेस और साथ ही स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट में भी फार्मा हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक से जुड़े स्टॉक्स हैं। सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, सिप्ला, ये सारे स्टॉक्स और लेबोरेटरी स्पेस में लॉरस लैब, इप्का लैब जैसे काउंटर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। प्री ओपन में बाजार के लेवल्स आप जरूर देख रहे हो। इस बीच रुपया भी डॉलर के मुकाबले आज मजबूती के साइंस दिखाकर खुला है। हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट्स हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं। अब कुणाल परार है हमारे साथ और विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी साडा भी जुड़ गई हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग। क्विकली आपके ओपनिंग ट्रेड्स हम जानना चाहेंगे। बाजार खुलने से पहले कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ शिवांगी। जी बिल्कुल, अनम्यूट पे ही हूँ। स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है पेटीएम, जो है एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है। लगातार पिछले 6 महीनों से हमने इसमें हायर टॉप हायर बॉटम देखे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर है। क्लीन बाइंग देखने को मिल रही है लोअर लेवल्स पे, एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट लेवल्स पे। और अभी फिलहाल भी हमने देखा है कि लगातार 3-4 सेशन से बाइंग इंटरेस्ट जो है
वो बखूबी बरकरार है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें। 1050 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे, तो इसके लिए हम खरीदारी करें 995 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, पहले आपने इंडिगो दिया था एक बार, अब आपने पेटीएम दिया है। थोड़ी देर पहले हम पेटीएम डिस्कस भी कर रहे थे, 1200 तक के टारगेट है। एग्जैक्टली वही बात अभी आपने भी दोहराई है शिवांगी। मार्केट खुला है करीब 12 अंकों के नुकसान के साथ, अब 22 पॉइंट नीचे जा चुका है निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी करीब 45 पॉइंट तक की इस समय गिरावट आपको दिख रही है, लेकिन ज़्यादा वैसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही मेरे को तो। और मेरे को तो लग रहा है कि मार्केट वापस बढ़िया से ऊपर भी आ सकता है। तो इसलिए अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ पाछ के ही आप ट्रेड लें। इसमें मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आज ही आना है, बट हाँ, मार्केट में एक बढ़िया एक टेक आपको मिल सकता है, उसका ज़रूर फ़ायदा आप उठाएं। इंडिया विक्स करीब अभी स्टार्टिंग में 4% ऊपर है, बट वैसे कुछ नोटिस नहीं हो रहा मेरे को तो शांति से मार्केट के अंदर ऐसी कहीं भी कोई प्रॉब्लम ऐसा तो मेरे को नहीं दिख रही है। खैर एनी हाउ कुछ शेयर मैं और आपके लिए रख देता हूँ, जहाँ पर आप एक ट्रेड लेना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। या फिर मैं पहले 5 बड़े शेयर्स रखता हूँ आपके सामने, एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइएगा, फिर मैं टॉप गेनर्स वगैरह आपके सामने रखूँगा। पहले एक बार ज़रा पहले 500 शेयर्स लेके आइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC इनफैक्ट 6 शेयर, TCS इन्फोसिस और L&T और HUL, ये 6 के 6 शेयर्स आपको बता देंगे कि मार्केट का रिदम अभी कहाँ है। 1200 वर्सेस 700 शेयर है। मार्केट के एडवांस डिक्लाइन ऑल दो ठीक है। ये TCS आप देख पा रहे हैं, L&T आप देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, साथ ही आप HUL देखेंगे स्क्रीन पर इस समय। कोई भी शेयर जो मैंने 6 के 6 शेयर आपसे फायर करवा रहा हूँ, उसमें से आपको कहीं भी कोई एग्रेशन, कहीं डिप्रेशन एज सच कुछ नहीं दिखेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मंदी नहीं। तो ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा मंदी ना होने से मार्केट फ़िलहाल तो एक साइडवेज रहेगा, लेकिन उसके बाद शायद हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव स्टांस ले ले, क्योंकि 16-17% ही FIs की होल्डिंग रह गई है। वो बहुत ज़्यादा माल बेचेंगे नहीं। सीरीज़ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा 1-2 दिन का डल सेशन रहेगा बिकॉज ऑफ अ न्यू ईयर। अदरवाइज़ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और ट्रिगर्स की भरमार है, एक ही महीने में 4-4, 5-5 अहम ट्रिगर्स आने जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें। अदरवाइज वैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रही है। जरा लेके आइए गेनर्स को अपनी स्क्रीन पर। अडानी एंटरप्राइजेस 0.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, ITC, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आधा % ऊपर। आई रिपीट, टाटा मोटर्स, ITC, श्रीराम फाइनेंस, अडानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनमें आज 1/4 से आधा % तक की तेज़ी है। जो कमज़ोर हुआ उसमें SBI लाइफ है, M&M है, ये कुछ एक शेयर्स आज आपको कमज़ोर दिखेंगे। हल्का फुल्का रिलायंस के अंदर भी आपको दबाव देखने को मिलेगा। ये टॉप काउंटर्स हो गए। अब आ जाते हैं जरा कुछ और काउंटर्स की तरफ जो नेक्स्ट 50 के अंदर काउंट होते हैं। JSW एनर्जी आज करीब 5% ऊपर है। आइडिया, जैसे खबर आपको पता ही सिस्टम में आई है, 2 से 2.5% तक की तेज़ी है, हालांकि गैप ज़्यादा था। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, चोला फिन जैसे शेयर्स भी आज थोड़ा मजबूत हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशो थोड़ी सी बदली है, पर बाजार ने अपने आप को 23,800 के थोड़ा आसपास ही रखा है। देखिए 650 आज का स्टॉप लॉस है, अगर ये नहीं ब्रेक होता तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। 800-835 के ऊपर अगर निफ्टी आ जाता है तो आज फिर से स्ट्रॉन्ग होगा, सेकंड हाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसलिए पिछला हफ्ता आपने जो देखा था, हम पहले 1 घंटे में एक्शन दिखाते थे, फिर बाद में डल हो जाते थे। मेरे को लग रहा है इस बार पहले 1 घंटे में एक्शन नहीं होगा, बाद में शायद आप तेज़ हो सकते हैं, बट आप फिर भी अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही एक बार ट्रेड लिया कीजिए। अब आ जाते हैं जरा कुछ और कैटेगरी वाले मिड कैप कैटेगरी शेयर्स में। उसमें त्रिवेणी करीब 3% ऊपर है। आइडिया, आर कबल ये करीब 2% ऊपर है। और आज लॉयड्स SME नाम की कोई कंपनी है, उसने आज साल का नया हाई भी टेस्ट किया है। इसके अलावा एक कैप्लिन पॉइंट 3% नीचे, के फिनटेक 3% नीचे, फ्लोरोकेमिकल्स करीब 2% नीचे। कुछ मिड कैप के टॉप लूजर्स काउंटर्स भी हैं। हीट में आप फटाफट से स्क्रीन पे दिखाते जाइए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आज फार्मास्यूटिकल्स के शेयर फिर से थोड़े एक्टिव हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था। एक बार सारे शेयर्स को आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ी देर में हम वापस एक्सपर्ट से पता कर लेंगे आपके लिए। अडानी एंटरप्राइज ऊपर, अडानी पोर्ट्स, ये दोनों निफ्टी के काउंटर्स हैं, दोनों ने अपनी जगह बनाई है। एक 2% ऊपर है और एक करीब 0.25%। भारतीय एयरटेल के अंदर भी आज हल्की सी स्ट्रेंथ है और ये ज़्यादातर शेयर्स अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। निफ्टी का ये फार्मा इंडेक्स देखेंगे तो मोर देन 50% से ज़्यादा शेयर्स आपको इस समय हरे निशान में दिखेंगे। इस पार्ट ऑफ दिस की 40 पॉइंट अभी निफ्टी डाउन है, उसके बावजूद भी ये डिफेंसिव कम एग्रेसिव का रोल प्ले करेंगे टिल 24,000 तक। उसके बाद ये पीछे हटेंगे, फिर नया सेक्टर, नया चर्निंग सामने आएगी। 24,000 जब तक आप पार नहीं करते तब तक फार्मास्यूटिकल्स को इग्नोर ना किया कीजिएगा।
आज सुबह भी हमने आपको यही बात रखी थी। ये कुछ एक बैंकिंग काउंटर्स है, बैंकिंग में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आज नहीं दिख रहा। हो सकता है आज आईटी थोड़ी हेल्प करे, इसलिए आईटी पे भी आप नोटिस करके रखिएगा। एफएमसीजी भी स्ट्रेटजिकली प्ले करने की ज़रूरत है, जहाँ पे स्ट्रेंथ है वो प्लस कीजिए, जहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है तो एफएमसीजी के नाम पे कुछ भी मत खरीदिएगा, ऐसा नहीं करना आपको। निफ्टी मेटल का इंडेक्स है, इसमें वेदांता में कुछ अब गिरावट के साथ शुरुआत है, बट रिकवरी करने की कोशिश भी कर रहा है। रियल एस्टेट सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। ऑल दो डल मार्केट के अंदर आज मार्केट की जो शुरुआत है वो ठीक है। देखते देखते बैंक निफ्टी इस समय हरे निशान में आ चुका है और करीब 20-22 पॉइंट की बढ़त है। निफ्टी भी धीरे धीरे करके ड्रैग करके ऊपर आ सकता है, थोड़ा सावधानी के साथ आप ट्रेड कीजिएगा। इंडिया विक्स 3-3.5% ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 13-13.5 का विक्स कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई परेशान आपको नहीं करेगा। तो ये कुछ आज का मार्केट का मोमेंटो हमने आपके सामने रखा है। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने सारे शेयर्स रखेंगे। ठीक है, सो स्लाइड रेंज में इस वक्त अगर आप देखेंगे हल्की से बिकवाली का दबाव 23,787 के लेवल्स पर निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने आप को संभालते हुए, लेकिन नजर मिड कैप और स्मॉल कैप पर होनी चाहिए। अगर चार्ट्स पर देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में शुरुआती एक्शन जरूर नजर आ रहा है और यही एक्शन जो है आप देख पाएंगे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में भी। इस वक्त अगर आप देखें IRB इंफ्रा का स्टॉक टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में नजर आएगा। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट, फीनिक्स लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एल्कम लैबोरेटरीज, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप में एक्शन दिखा रहे हैं। और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स यहां पर भी ढेर सारे नजर आएंगे, जिसमें त्रिवेणी टरबाइन, KEC इंटरनेशनल, मन्नपुरम फाइनेंस और साथ ही सीमेंट प्लेयर्स में छोटी मझौली कंपनियां जो सीमेंट स्टॉक्स में आज सीमेंट सेक्टर फोकस में भी रहा, जिसके चलते ये सारे के सारे स्टॉक्स नजर आएंगे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और मौके जरूर दिख जाएंगे। आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं। और हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च कुणाल परार हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे आपके ओपनिंग ट्रेड्स, बाजार की शुरुआत को आप कैसे देख रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रेडार पर क्या है? बाजार की शुरुआत की बात करें तो मोस्टली फ्लैट ही है, कोई खास मोमेंटम नहीं है। पिछले कई दिनों से मार्केट नीचे में 23,500 ऊपरी लेवल पे 24,100 के लेवल पे इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा क्लियर डायरेक्शन हमें वहां पे देखने को नहीं मिल सकता। तो मोटा मोटी कोई खास मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते। और जहां तक रही ओपनिंग ट्रेड की बात, तो दो स्टॉक ऐसे है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो स्टॉक है सिम्फोनी है, आप चार्ट उठा के देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1338 1337 के लेवल पे है। स्टॉक ने ऑलरेडी उसका जो प्रीवियस टॉप था उसका यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। बुलिस हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बनाई है। इतना ही नहीं, पिछले 3-4 दिन का जो हाई था वो भी ब्रेक किया है। तो बहुत ही बढ़िया इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बुलिस लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे जो हमें एसएल मेंटेन करके चलेंगे 1275 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1385 1385 का पहला टारगेट होगा। 1385 जैसे ही ब्रेक करता है 1465 1465 का अल्टीमेट टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो फार्मा से ही है, ग्लेनमार्क है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ग्लेनमार्क ने उसका जो रेंज बाउंड मोमेंटम था उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है, प्लस लगातार 20 एंड 50 MA का सपोर्ट भी ले रहा है। और पिछला जो उसका रेजिस्टेंस था जो अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है उसका भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन ग्लेनमार्क में रख सकते हैं। खरीदारी करके चले प्रेजेंट लेवल से लोअर लेवल पे 1510 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। एसएल थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वॉलेटिलिटी काउंटर में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें ज्यादा देखने को मिली थी, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। 1650 पहला टारगेट देखने को मिल सकता है और जैसे ही 1650 क्रॉस करेगा 1750 की अल्टीमेट टारगेट भी ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। यानी 10 से 11% की मोमेंटम ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो ग्लेनमार्क खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो चलिए ये कॉल स्टॉक स्पेसिफिक कुणाल की तरफ से। और निफ्टी फार्मा पर भरोसा बिल्कुल कायम है और हो भी क्यों ना। 2 मंथ इंट्राडे हाई इस वक्त निफ्टी फार्मा सेक्टर की अगर बात करें ये लगाता हुआ दिख रहा है। इसके ठीक विपरीत मेटल पैक में हम देख रहे हैं लोएस्ट मोमेंटम, 1 महीने के निचले स्तर पर मेटल पैक जो है वो बिकवाली दिखा रहा है। एफएमसीजी थोड़ा बहुत कंजम्पशन स्पेस बाजार को संभालने का कर रहा है काम, लेकिन सेक्टर ऑफ द डे इस वक्त भी फार्मा स्टॉक है और हमारे एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार पर ये स्टॉक। शिवांगी, आप बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स, बाजार की शुरुआत को आप कैसे देख रही हैं? पेटीएम का और अच्छे एक ओपनिंग भी देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे रीआइट्रेट जरूर रहेगा कि पेटीएम में बाइंग का जो जोन है वो अभी भी लुक्रेटिव है काफी, तो हम इसमें खरीदारी करें। 1050 के यहाँ टारगेट्स बन रहे हैं। 995 के एक स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके 1000 की तरफ कर सकते हैं। दूसरा पिक जो मेरा रहेगा वो रहेगा फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस में से हम देख रहे हैं यहाँ पे भी एक अच्छा एक्शन है, तो इप्का लैब मेरी नजर में है। लगातार 11 हफ्तों के एक अपर बैंड को निकालने की पूरी तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। आरएसआई थोड़ा पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहा है, हालांकि आज थोड़ा सॉफ्ट ओपनिंग है बट ओवरऑल काफी पॉजिटिव स्टॉक है और पूरा एक सेक्टर का टेलविंड भी मिलते हुए दिखेगा इस स्टॉक को। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 1700 के टारगेट्स बन रहे हैं 1600 के एक स्टॉक के साथ। ओके, तो चलिए आपने दिए स्टॉक को रिविजिट भी किया शिवांगी ने, और साथ ही लेबोरेटरी स्पेस पर अपना पॉजिटिव आउटलुक। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। ये ईएमएस कैटेगरी पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक की अगर बात करें, शुरुआती गेंस दिखाने के बाद फ्रिजल आउट गेन जरूर हुए हैं, लेकिन रीसेंट अनाउंसमेंट्स की अगर बात करें, एमओयूज अग्रीमेंट्स के चलते ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा और ताज़ा मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी कमेंडेबल रही है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक ही नहीं, बाजार की शुरुआत पर भी आपको कोई टेक अगर है तो, और ईएमएस कैटेगरी में इन पर्टिकुलर अगर आपकी कोई राय बन रही है तो। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी आपका, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये क्षेत्र पिछले 6-8 महीनों से खास करके काफी चर्चा में रहा है, और मैं अनुमान करता हूं कि 1 फरवरी 2025 को जब बजट आएगा तब माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इस क्षेत्र के लिए कुछ प्राविधान भी करेंगे और कुछ आवंटन भी करेंगे, जिससे काफी कुछ सहायता मिलेगी इस क्षेत्र की। और हमारी जो निर्भरता है, हमारी मतलब हमारे जो भारत देश की निर्भरता है ईएमएस प्रोडक्ट्स को लेकर के, खास करके चाइना और ताइवान, और उससे एक समस्या भी खड़ी हो गई थी कुछ समय पहले मानसी, अगर आपको याद है। तो उस परिस्थिति को दूर करने के लिए और एक निवारण लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया गया था, और बहुत जल्द मेरे ख्याल से अगले साल 2025 में आपको भारत में बनी हुई एक चिप सेमीकंडक्टर भी सामने आती हुई दिखेगी। एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से खिताब होगा ये, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। तो डिक्सन टेक, अभी मैं कंपनी स्पेसिफिक तो बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, एम्बर एंटरप्राइज जैसी कंपनियां हैं। ये मैं सिर्फ कंपनी के ये नाम ले रहा हूँ जो कि सक्षम और मजबूत है। काफी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा कामकाज कर रही है, और आने वाले समय में सरकार की नीतियों के आधार पर इन सब कंपनियों को बहुत फायदा मिलेगा। और एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है मानसी कि एक्सपोर्ट भी हो सकता है। केन्स टेक्नोलॉजीज है एक दूसरी कंपनी जो इसी क्षेत्र में कामकाज करती है, काफी बड़ी सहायता करती है। इसके अलावा जो आपने प्रश्न पूछा है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, मेरे ख्याल से ये क्षेत्र पिछले हफ्ते 2-3 दिनों काफी पिटा था, लेकिन अगर आपकी छोटी मध्यम अवधि की तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन ये क्षेत्र को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब कभी भी आप कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में निवेश करते हैं तो आपकी समय सीमा बाकी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में, तुलना में थोड़ी लंबी होनी चाहिए। तो एक कंपनी है माफ कीजिएगा, केईसी इंटरनेशनल, 1200 के पार मेरे ख्याल से दाम चल रहे थे जब पिछले हफ्ते मेरी नजर पड़ी थी केईसी इंटरनेशनल। यहाँ पर खरीदारी की। एक मझौली कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी है मानसी, चौतरफा कारोबार फैला हुआ है। चौतरफा कारोबार में जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी सक्षम और मजबूत, और उतना ही बड़ा अनुभव है इस कंपनी का उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिससे आय और मुनाफे में बदलाव हो सकता है। तो ये कंपनी जहां पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की रहा है। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट गौरांग सर। कैपिटल गुड स्पेस में केईसी इंटरनेशनल पर नजर होनी चाहिए, और इसके अलावा ईएमएस सेगमेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अगर आप देखें आने वाले 5 साल के लिए एक स्टोरी ज़रूर डेवलप होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या ग्रोथ की अगर बात करें उससे जुड़ा ये स्पेस है, और इसमें रिसेंट अनाउंसमेंट्स और आने वाले दिनों में भी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ढेर सारे नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स के दिए जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें भी लगातार हम एक्शन देख रहे हैं। वर्थ टॉक ये सारे के सारे रिकमेंडेशंस, जहां कुणाल फार्मा पर अपना नजरिया जता रहे हैं, शिवांगी ने भी फार्मा लेबोरेटरी स्पेस पर अपना आउटलुक दिया, और साथ ही पेटीएम शिवांगी वर्थ टॉक ऑफकोर्स ये स्टॉक जो है मजबूती के साइंस के साथ शुरुआत करता दिखा। एक और प्लेयर है त्रिवेणी टर्बाइन
टरबाइन हम देख रहे हैं स्टॉक में सडन अपसर्ज आज के सत्र में भी देखने को मिला और इनफैक्ट त्रिवेणी टरबाइन के चार्ट्स जो हैं इस पर एक गौर जरूर करना चाहिए क्योंकि पिछले 6 महीने में सिर्फ 26% के मूव्स देखने को मिले हैं, लेकिन ये जो अपमूव नजर आ रहा है एकाएक करके एक साल तक की अगर बात करें ऑलमोस्ट 80% के मूव्स, यानी कि एक साल पहले अगर किसी ने खरीदा होता तो 400 रुपए के आसपास ये स्टॉक मिल रहा था, इस वक्त 762 के लेवल्स पर। चार्ट्स अगर देखेंगे इस वक्त भी एक शार्प अपमूव नजर आ रहा है त्रिवेणी टरबाइन। शिवांगी, या त्रिवेणी टरबाइन। त्रिवेणी टर्बाइंस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक डेली फ्रेम में भी हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से वॉल्यूम्स यहाँ पे प्राइस के साथ सर्ज हो रहे हैं, जो कि एक कंफर्मेशन है प्राइस फॉर्मेशन का। ओवरऑल अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस चार्ट भी देखें तो 50% से ज्यादा इसने रिटर्न दिया है इस साल में। तो काफी यहाँ पे पोटेंशियल अभी भी बनते हुए दिख रही है। जो पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब सपोर्ट के तौर पे कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी भी कूल ऑफ में हम इसको अगेन यूटिलाइज कर सकते हैं बाइंग के लिए। 550 का एक इमीडिएट पड़ाव है, पोजिशनली 600 तक के लेवल्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे। 500 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ठीक है, त्रिवेणी टरबाइन 750 रुपये का भाव है, 1.5% की तेजी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। कुणाल जी, ओएमसी स्पेस में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी कमजोरी है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, क्योंकि क्रूड में थोड़ा सा उबाल आया है, $74 के ऊपर के भाव हैं। कहीं पर आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं ओएमसीज में या फिर अवॉइड करें? मैं डेफिनेटली अवॉइड करूंगा शॉर्ट के लिए, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। कोई खास इससे मोमेंटम ओएमसीज में नहीं देखने को मिल रही है। अगर मैं बीपीसीएल आईओसी की बात करूं तो दोनों सपोर्ट के पास है। एचपीसीएल में एक डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं 393 तक की, लेकिन ऊपरी लेवल का जो रेजिस्टेंस है जो हम एज एसएलबी मेंटेन करके चल सकते हैं वो है 422 का। तो रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है शॉर्ट के लिए, तो मैं फिलहाल शॉर्ट का ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितने भी स्टॉक है, आप आईओसी, बीपीसीएल या एचपीसीएल की बात कर लो, बहुत ही बढ़िया लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को यहाँ से एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर आईओसी, बीपीसीएल की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं और यहाँ से अच्छे खासे उछाल भी देखने को मिल सकते हैं। तो दो बेनिफिट यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटीमेंट में दोनों स्टॉक अभी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन का भी बेनिफिट हो सकता है प्लस डिविडेंड का भी बेनिफिट हो सकता है। तो ये दोनों स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से एक्यूमुलेट करके चल सकते हो स्टॉक। ठीक है, ये आपके लिए राय होगी ओएमसीज पर, लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है। निफ्टी की जो गिरावट है वो है करीब करीब 60 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक की बात करें 75-80 अंकों के आसपास की नरमी निफ्टी बैंक में है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 2 गिरने वाले शेयर बाजार में आपको इस वक्त दिखेंगे। तो थोड़े से हम देख रहे हैं कि नरमी बढ़ रही है, और उसके पीछे वजह है कि जो बड़े शेयर्स हैं, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, उनसे बाजार में कोई आज हम सपोर्ट नहीं देख रहे हैं। दोनों के दोनों जो बड़े शेयर हैं वेटेज के लिहाज से, वहां पर आज नरमी के साथ कामकाज हो रहा है। और आईटी शेयरों में भी आज कमजोरी है। इन्फोसिस का शेयर करीब करीब 1% नीचे है, निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, और वेटेज के लिहाज से भी इसका अगर आप वेटेज देखें निफ्टी में तो वो टीसी से भी ज्यादा है। तो ये सारे के सारे शेयर थोड़े से प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं। शिवांगी, आपसे जरा आईजीएल के बारे में व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने दिसंबर का पूरा महीना देखा, 400 रुपए के आसपास बहुत ही टफ रेजिस्टेंस फेस किया। हालांकि 325-30 की रेंज में शेयर स्लिप करके गया था, वहां से रिकवर किया, लेकिन इस बैरियर तोड़ नहीं पा रहा है। आज शुरुआत तो ठीक ठाक ही थी आईजीएल ने, लेकिन फिर देखने की मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। अभिषेक, आईजीएल की बात अगर हम करें, यहाँ पे लगातार 16 ट्रेडिंग सेशन से बिल्कुल एक दायरे में कामकाज किया है आईजीएल, और अपनी 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फॉलो अप एक्शन मिसिंग है। हालांकि सपोर्ट्स इंटैक्ट है, तो यहाँ पे एक डाउनसाइड नहीं नजर आ रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अब स्टक लग रहा है। मेरी राय रहेगी कि हम इसमें ट्रेडिंग के मौके तभी ढूंढे जब ये 400 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आ रहा है, नहीं तो दायरे में हम फंस सकते हैं।
ठीक है, आईजीएल को लेकर ये व्यू, बाजार की कमजोरी थोड़ी सी और बढ़ गई है। निफ्टी की जो गिरावट है 65 अंकों की, और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो है करीब करीब 120-25 अंकों के आसपास की, 0.25% के आसपास की नरमी दोनों इंडेक्स में फिलहाल है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट फिर भी जो माहौल है वो सुस्ती का ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले जब चर्चा हो रही थी तो कुणाल जी ने बताया था कि सिम्फनी उनको ठीक लग रहा है, और सिम्फनी जब बोला तो गुरान सर मुझे ना आपकी याद आई कि आपने कुछ दिनों पहले ही सिम्फनी को थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रख के बाइंग करने की सलाह दी थी। आज हम देख रहे हैं कि अगर हम कूलिंग सेगमेंट की बात करें, ब्लू स्टार में भी ठीक ठाक शुरुआती तेजी दिख रही है। आपका व्यू क्या होगा बताइए इस सेगमेंट पर, और कोई शेयर आप सुझाना चाहेंगे सर? तो 1510 का लक्ष्यांक था मेरे ख्याल से, आप ही थे शो में, आपके सहयोगी, मुझे वो ध्यान नहीं है, लेकिन 1510 के लक्ष्यांक सिम्फनी पे हमने दिए थे। और उसके बाद कुछ खबरें भी आई थी अभिषेक, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर के, क्योंकि जिस प्रकार की कड़ाके की ठंडी हम देख रहे हैं अभी, हमें तैयारी रखनी चाहिए। ठंडी के मौसम के बाद गर्मी का भी मौसम आएगा, और वो भी एक बहुत ही भयानक वाली गर्मी होगी इस बार, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है। ब्लू स्टार का आपने नाम लिया है, तो बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए पहले खरीदारी की राय थी। हमारे लक्ष्यांक आ चुके हैं, तो ब्लू स्टार में हमने फिलहाल मुनाफा वसूली की राय दी है। इसकी प्रतिस्पर्धा में एक दूसरी कंपनी है अभिषेक भाई, वोल्टास। इस कंपनी के ऊपर हमने निरंतर राय बना करके रखी, और जिस प्रकार से लोगों के एस्पिरेशंस में बदलाव हो रहे हैं, पहले ग्रामीण मध्यम ग्रामीण में पंखे और कूलर से काम चलता था। आजकल अगर आप देखें तो बिक्री के जो आंकड़े आ रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल एसीज, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह बनाने वाली कंपनियों के, तो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण से अच्छा योगदान आता है। तो वोल्टास में खरीदारी की राय है। और मैं ये भी मानता हूं अभिषेक के छोटे मझोले शेयरों में से जो मांग पिछले समय आनी थी, उसमें थोड़ी बहुत पिछली तिमाही में बात कर रहा हूँ, दूसरी तिमाही की, तो वहां पर निचले स्तर थे। लेकिन जिस प्रकार से रिडेवलपमेंट हो रहा है, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, अब स्वाभाविक है कोई अगर 4 करोड़ का या 7 करोड़ का घर खरीदेगा अभिषेक भाई, तो इतना तो प्रयास करेगा कि कम से कम किचन को छोड़ करके जो भी 2 बेडरूम वाला मकान है, हॉल है, वहां पर एसी लगाएंगे, स्प्लिट एसी लगाएंगे, विंडो एसी लगाएंगे, और आधुनिक उपकरण लगाएंगे। तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर के अगर प्रभाव सकारात्मक है, तो उस सकारात्मक का प्रभाव जो है, उसकी जो प्रतिबिंब है, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनियों पे पड़ती है। तो कुल मिला के कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली जो ये कंपनीज हैं, ये बेनिफिशियरी हो सकती है। डायरेक्टली तो नहीं मैं बोलूँगा, बट हाँ, जैसे गुरांग सर आपको बता रहे हैं कि इनडायरेक्टली आप इनको ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट की इस तेज़ी के साथ में, कि जब घर और घर के साथ में जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसका बेनिफिट आपको इन सभी कंपनीज में देखने को मिलेगा। 66 अंकों का नुकसान है इस समय निफ्टी पर, 82 अंकों का नुकसान है बैंक निफ्टी पर। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये एबनॉर्मली नुकसान है, यानी कि इतना नुकसान मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शुरुआत में ही हो जाएगा, बट हुआ है, कोई बात नहीं। मार्केट शायद अपने आप को हील भी करेगा। ऑप्शंस वाले थोड़ा सावधान रखना, शुरुआती डाटा निफ्टी का उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं आई रिपीट माई सेल्फ, 122 लोग नीचे निफ्टी को गिरा रहे हैं, सिर्फ 60 लोग ऊपर निफ्टी को कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं बैंक निफ्टी पर आता हूँ, वहाँ पे 5 लोग बैंक निफ्टी को नीचे गिरा रहे हैं और 6 लोग बैंक निफ्टी को ऊपर कर रहे हैं। कहने का मतलब कि बैंक निफ्टी पहले हरे निशान में आएगा, जैसे थोड़ी देर पहले अब आपको दिखा भी था। और एक आप और चीज़ भी नोटिस कर रहे होंगे, अभी आईटी के बारे में जिक्र हो रहा था। आईटी और बैंक 2 ऐसे मेजर प्लेयर हैं जो इस समय थोड़ा सा अपना रोल प्ले करेंगे। अगर आईटी वीक होगा तो बैंक्स को आगे आना होगा, और वो काफ़ी हद तक इंडेक्स मैनेजमेंट का रोल होगा। तो इसलिए मेरी नज़र आज बैंक निफ्टी पर भी है, और बैंक निफ्टी आई होप सो कि 5100 तो ब्रेक नहीं करेगा। और आज का जो लो बना हुआ है वो लो है इसका 51,166 का, तो आज का लो भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। आज का जो हाई है वो 378 का है, जो शुरुआत में आज बना है। तो देखते हैं ये कितना और ब्रेक करता है। आज मेरे को लग रहा है ये हाई और लो जो मार्केट ने बनाया है, थोड़ा बहुत बाजार इसी के बीच में अभी तो समय निकालेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। 350 पॉइंट का प्रीमियम है, ये प्रीमियम 100 पॉइंट से कम हुआ है। कल तक आपके पास 450 पॉइंट का प्रीमियम था, और कुछ हद तक शुरुआत में शॉर्टिंग दिख रही है, जो आप प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से देख पा रहे होंगे। शिवांगी, 1-2 शेयर्स जरा आपसे ही पता कर लेते हैं जहाँ पे कुछ लॉन्ग्स बनी है। अच्छा, एक और चीज़ शिवांगी, अभी आप इंडेक्स पे कोई ट्रेड लोगे या फिर अभी नहीं लोगे? आप पहले ज़रा इंडेक्स का क्लियर कर दो, फिर मैं आता हूँ शेयर्स पे आपके पास।
भी अगर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ा इंडिसेसिवनेस कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो पुट के हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, बट पोजिशनली मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा हेड्ज करके चले, थोड़ा न्यूट्रल स्टांस भी रखें। जनवरी महीना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है इंडेक्स के लिए, हिस्टोरिकली हमने देखा है। काफी वॉलेटिलिटी भी रहती है और स्विंग्स भी रहेगी, इसको रूल आउट नहीं कर सकते हम। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें को माइंड में रखते ही हमें ट्रेड करना है। 23,500 का एक लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, एंड 23,900 का एक रेजिस्टेंस है, वो एक अहम लेवल बनेगा। तो इस दायरे में कामकाज करने के लिए हम स्ट्रेटजी बेस्ड इंडेक्स में जरूर पोजीशंस ले सकते हैं। तो ये रहेगा। 23,500 वाला जो आपने पॉइंट बताया वो हमारा नोटिस है। आज हमने भी सुबह ही ये स्टॉप लॉस ये भी हमने भी नोटिस करवाया था, बट हमारा ऐसा मानना है कि 23,500 तक आपको शायद नहीं जाना पड़ेगा, उससे पहले ही बाजार थोड़ा रिवर्सल दिखा सकता है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट टेकन है आपका। मैम एक दो शेयर ज़रा चेक करना आप, ये चोला फिन चेक करना, चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लगातार काफी गिरावट देखने को मिली है पिछले 3 महीनों से, और यहाँ पे एक पुल बैक मूव भी देखने को मिला था, पर सस्टेनेबल नहीं था वो कहीं ना कहीं। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और अवॉइड करें स्टॉक को, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, बेटर मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ही चेज करें। हालांकि सपोर्ट पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट है, बट फॉलो अप मिसिंग है। फॉलोअप मिसिंग है। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जहां पर आज ना प्राइस एक्शन तो है बट उसके पीछे का वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम तो है प्राइस एक्शन नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे दो शेयर, पहला इफ्का लैब, उसमें वॉल्यूम है बट प्राइस एक्शन उतना नहीं आया। 1900 तक का टारगेट भी आ गया मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आज ही, बट अभी तक उतना प्राइस एक्शन नहीं आया। हाँ वॉल्यूम जुड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो आप प्राइस एक्शन सिर्फ 10 रुपये ऊपर है, 1600 का शेयर है ये, परसेंटेज में आधा % है सिर्फ, जबकि रिपोर्ट ने कितना बड़ा टारगेट दिया 1900 तक का। इसका फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखा हुआ, वहाँ पे आपको OI थोड़ा एडिशन थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। ऐसे में आपको एक और शेयर दिखाता हूँ, उस शेयर का नाम है JSW एनर्जी। ये शेयर करीब 4.5-5% ऊपर है। ओके ठीक है, ये भी अपडेट नहीं हो रहा, आपने फेब का फायर किया है शायद इसलिए अपडेट नहीं हो रहा। जैन का फायर करो, इप्का जैन फ्यूचर्स, इप्का जैन फ्यूचर्स फायर करोगे ना तो OI चेंज आएगा, अदरवाइज चेंज नहीं आएगा। यस ये बलाई ठीक है। अब आप एक और शेयर में आपको दिखाता हुआ है JSW एनर्जी। प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है बट इसके अंदर भी फ्यूचर्स का एकुमुलेशन का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार ज़रा JSW एनर्जी पे भी आपकी रिकमेंडेशन, कुणाल एक बार ज़रा आप इसको चेक करो, JSW एनर्जी। कुणाल जी। यस सर। डिम्पी जी JSW एनर्जी की बात कर रहे हैं, नो डाउट आज के ट्रेडिंग सेशन में 657 का राउंड स्टॉक है, गैप ओपनिंग हमें देखने को मिला है, लेकिन ऊपरी लेवल पे आप देखिए 50 DM में का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 680 के अराउंड, और शुरुआती सेशन में अच्छे खासे हमें ट्रेड देखने को मिले, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखने को मिली है। तो मैं लिटरली कहूंगा इसको फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करें, क्योंकि जो गैप बनाया है वो गैप फिल भी कर सकता है लोअर लेवल पे, एंड ये हमें वापस 635-630 के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए डिम्पी जी इसको लिटरली आपको अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। जब मैं JSW एनर्जी के बारे में बात कर रहा था इन बिटवीन, तब तक बैंक निफ्टी हरे निशान में आके वापस से लाल निशान में आ गया है, और ये बहुत ज़्यादा और बहुत फास्ट हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई बैरियर ही नहीं है इसके सामने, कोई रेजिस्टेंस कोई सपोर्ट को नहीं मान रहा। 100 पॉइंट तो बैंक निफ्टी देख भी नहीं रहा। ये जो आप बिल्कुल लास्ट का माउंटेन देख पा रहे हैं ना, ये वही था मार्केट का, हरे निशान में आया तुरंत और वापस बैक टू 70 पॉइंट नीचे भी चला गया। बहुत स्पीड से हो रहा है काम, हालांकि विक्स ये अलाउ नहीं करना चाहता बट हो रहा है। तो ये मेरे को थोड़ा चुभ रहा है, और मैं आपको बोलूँगा कि बैंक निफ्टी अपना स्टांस पॉजिटिव रखो। ये थोड़ा हिचकोले खा रहा है और आप इसको सिट टाइट पकड़ के अच्छे से बैठो, कहीं कहीं नहीं जाएगा। वापस बाज़ार को शायद थोड़ा ठीक होना है, इसलिए थोड़ा हिचकोले में अभी जूझ रहा है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, बड़ी पोजीशंस अभी मत लो जब तक हम 23,834 के पार नहीं होते। एक वर्ड सुबह हमने आपके सामने रखा था, फिर से रख देता हूँ, एक्यूमुलेट करो, धीरे 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 करके इकट्ठा करो, भले एक साथ मत लो, 10 में से 2 लॉट ले लो। ठीक, अब नरेश मिरानी भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नरेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा आप बताइए आपके आज के ट्रेड कौन से हैं सर? अभी भी डिफेंसिव रहूंगा क्योंकि इंडेक्स रेंज बाउंड है। सबसे पहले बाय रहेगा सन फार्मा पर
जहां पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो गया, पोजिशनल व्यू रहेगा और फार्मा इंडेक्स काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस होगा 1830, टारगेट होगा 1950 का। दूसरा बाय होगा एनटीपीसी पर, जहां पे एक बड़ा करेक्शन ओवर हो चुका है और एक बेस बिल्डिंग शुरू है। स्टॉप लॉस होगा 327, टारगेट प्राइस होगा 360 का। फार्मा तो आपने 3-4 दिन पहले भी दिया था, मेरे को अच्छे से याद है, तब आपके एक कॉल थी सन फार्मा, और आपने उस दिन आईटीसी भी दिया था एक साथ ही, तो दोनों तब से डिफेंसिव हैं। एक बार ज़रा सन फार्मा का 3-4 दिन का चार्ट दिखाना तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। सन फार्मा ना टूटा ना बहुत ज़्यादा चला भी, हाँ, बट ये है कि डिफेंसिव शेयर्स हैं तो ये आपको नुकसान नहीं करेंगे, फ़िलहाल के लिए अभी आपको रोके रखेंगे और थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट भी देंगे। 7 डेज़ का चार्ट और 3% का रिटर्न है। 3-4 दिन पहले कॉल दी थी जितना मेरे को याद है नरेश भाई। नरेश जी, 1-2 शेयर जरा मैं आपसे और चेक करा लेता हूँ। आज इन्फोसिस काफ़ी डैमेज कर रहा है मार्केट को। अगर आज इन्फोसिस, एचसीएल टेक या टीसीएस ये 3 शेयर्स नहीं टूटते ना, तो आज आप निफ्टी को भी काफ़ी अच्छा रिकवर करता हुआ देख पा रहे होते। इन्फोसिस और कितना डैमेज करेगा आज, जरा चेक करना आप। टेक्निकली देखें तो लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव हो रहा है इन्फोसिस का, बट शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड है, जहां पे 1870 शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, 2000 का रेजिस्टेंस है, रेंज बाउंड मूव्स ही है। जो ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश हुई थी 2 वीक पहले, और वहां से फिर से डिप आ गया है। बट अगर लॉन्गर टर्म चार्ट देखें तो 1950 2000 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस है। 2021 का हाई है, 2024 में कम से कम 5-6 बार बनाया है। तो अगर जब भी ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है, लीडर हो सकता है आईटी पैक में। और फिलहाल इसको रिजल्ट सीजन के बाद देखना चाहिए, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में काफी वोलेटिलिटी होता है गोइंग इनटू रिजल्ट्स, और अगले 2 वीक में मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स भी आ जाएंगे काफी लार्ज कैप आईटीज के। बिल्कुल नरेश जी, सही कहा आपने। इनफैक्ट रिजल्ट सीजन की शुरुआत लार्जर आईटी प्लेयर्स के साथ होगी और बस अब 2 ही हफ्ते बचे हैं। इनफैक्ट रिजल्ट सीजन से ठीक पहले कंपनी के अपडेट ज़रूर आना शुरू हो जाएंगे और नतीजों के साथ साथ आईटी पैक पर फोकस होना चाहिए। लार्जर आईटी प्लेयर्स की अगर बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स इस वक्त अगर आप देखें, ऑफ कोर्स नैस्डैक में भी विदेशी बाजार में जो डाउन टर्न्स है उसका एक इम्पैक्ट, इवेंचुअल इम्पैक्ट, क्योंकि कनेक्टिंग प्लेयर है, कनेक्टिंग स्पेस है आईटी, और ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ बिल्कुल ताल्लुक रहता है, तो क्लियरली उसका एक साइन नजर आ रहा है। उसके अलावा भारतीय आईटी कंपनियों की अगर बात करें इस वक्त वहां पर भी वॉलेटाइल मूव्स, लेकिन बाजार पर एक नजर होनी चाहिए। देखिए करेक्शन देखने को मिला है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का निफ्टी में। 23,800 के नीचे तो हम फिसले थे, 23,700 के नजदीक इस वक्त ट्रेड करता हुआ निफ्टी। मिड कैप स्पेस में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का करेक्शन, और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे 51,263 यानी कि 51,250 के पार टिके रहने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन बिकवाली का दबाव वहां पर भी नजर आ रहा है। सो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स में, बेंचमार्क्स में हर तरफ अगर आप देखें गिरावट और गहराती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बाजार को वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए और अपने सेक्टर्स का चयन करना चाहिए और सही वक्त आने पर एंट्री पॉइंट्स ढूंढने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर सेशन जो है मार्केट में आपको कोई ना कोई पोजीशन लेनी है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपके साथ हैं और वो अपना फंडामेंटल और साथ ही टेक्निकल नजरिया लगातार आपको बता रहे हैं। जो स्टॉक्स जिसमें आप एंट्री लेना चाहते हैं उस पर भी राय आपको देंगे, और साथ ही जहां पर आपकी पोजीशंस ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस में आपको क्या करना है वो भी आपको समझाएंगे। और टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया अब आपको बताने के साथ साथ ऑप्शन की रणनीति भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, और हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में आज की ऑप्शन की रणनीति आइए जानते हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लेकर जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। देखिए जिस तरीके से अभी मार्केट में थोड़ा सा शुरुआत नेगेटिव टोन पे है और कुछ एक सेक्टर जहां पे प्रेशर ऑलरेडी दिख रहा था वहां थोड़ी बहुत रिबाउंड की जरूर है, जैसे कि ऑटो। दोबारा से यहाँ प्रॉफिट टेकिंग के बायस दिख रहा है, खासतौर से मारुति जहाँ पे की रिकवरी के अटेम्प्ट कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं थे। शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, अपने जो रीसेंट लोज है उनके पास बेसिकली ग्रेजुअली सपोर्ट हुआ नजर आ रहा है। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये गिरावट बढ़ सकती है, तो 10,800 वाली जो पुट है करीब 212 के पास ही ट्रेड कर रही है। इसके साथ आप इस शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। 180 का स्टॉप लॉस रहेगा, 275 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी में बताने के लिए। तो बाजार की गिरावट और गहराने की संभावना, इसी के चलते बिकवाली के साइड मारुति सुजुकी इस वक्त अगर आप देखें बिकवाली दिख भी रही है। 10,800 की पुट खरीदने की राय, जो कि 212 के लेवल्स पर आपको मिलेगी। लक्ष्य अजीत की तरफ से 275 के स्टॉप लॉस 180 का आपको मेंटेन करके चलना है। इस कॉल को, इस पुट को प्रैक्टिस करने पर अधिकतम मुनाफा 3,150 का हो सकता है, और अगर ये डाउन साइड या वर्कआउट नहीं करती तो फिर अधिकतम नुकसान
नुकसान जो है 1600 रुपए का यहाँ पर हो सकता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। वही घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। सो एफएनओ ट्रेडिंग जो है अपने एडवाइजर्स से एक बार बात करें, उनसे सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ में उतरें। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज नजर आ रहा है। वैसे बाजार में गिरावट ही है और ऐसे में कॉशियस नजरिया ही मानकर चलना चाहिए। लेकिन गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर कुणाल एक राय आपसे लेना चाहेंगे। मन्नपुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, दोनों स्टॉक्स आज हम देख रहे हैं गेंस मजबूती के साइंस दिखा जरूर रहे हैं। कोई टेक्निकली चार्ट्स पर स्ट्रेंथ आपको बिल्टअप होती हुई दिख रही है या इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहेंगे? डेफिनेटली अगर आप चार्ट देखो तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम फिलहाल दोनों स्टॉक में देखने को मिल रही है। सबसे पहले मुथूट की बात कर लेते हैं। मुथूट 2085 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे जो हम एसएल मेंटेन करेंगे वो इसका जो रिसेंट का लो है 2020 उसका ही रखेंगे। फिलहाल स्टॉक 2085 के अराउंड है। हम 2020 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 2135 2135 का पहला टारगेट है और 2135 जैसे ही क्रॉस होता है 2215 का भी टारगेट यहाँ पे मुथूट में देखने को मिल सकता है। और सामने मन्नपुरम फाइनेंस है। मन्नपुरम फाइनेंस में भी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 187 के अराउंड स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल पे जो एसएल आ रहा है वो एसएल तकरीबन 179 के अराउंड है। तो यहाँ पे भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 179 के एसएल के साथ टारगेट की बात करें तो 194 का पहला टारगेट है जिसका रिसेट का टॉप भी है और 194 जैसे ही क्रॉस करेगा 204 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस दोनों में गेंस बिल्टअप हो रहे हैं और मजबूती के साइंस यहां से भी नजर आते हैं। 200 के पार मन्नपुरम फाइनेंस के जाने की संभावना और 2200 के टारगेट्स मुथूट फाइनेंस पर कुणाल की तरफ से। इस वक्त स्टॉक में अगर पोजीशन है इंटैक्ट रखी जाए, नई पोजीशंस के लिए भी एक बार सोचा जा सकता है। नरेश हाय, गुड मॉर्निंग। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपका एक टेक जानना चाहेंगे और इन पर्टिकुलर यूनियन बैंक के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे एक अच्छी खासी मजबूती शुरुआती सेशन में देखने को मिल रही है और इस वक्त अगर आप देखेंगे 2.25% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर 120 के लेवल पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बैंकिंग भी कंसोलिडेशन में और पीएसयू बैंक में ये है कि जो छोटे पीएसयू बैंक है काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। जैसे अगर यूनियन बैंक देखे तो 170 वाला स्टॉक 110 तक आ गया था और स्लोली रिकवरी 130 हुई, फिर से डिप आ गया और अब 115 117 का अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है और अक्रॉस द बोर्ड स्मॉल पीएसयू बैंक्स में एक बाउंस बैक हो सकता है। यहाँ पे 117 का स्टॉप लॉस होगा और 130 का टारगेट होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक पर एक टेक्निकल नजरिया नरेश जी की तरफ से। गौरांग जी, केईआई इंडस्ट्रीज पर एक राय आपसे जानना चाहूंगी, फंडामेंटल आउटलुक। शिवांगी आप बताइए, केईआई इंडस्ट्रीज वैसे तो ओके नरेश, केईआई इंडस्ट्रीज पर आपका ही टेक जानना चाहूंगी। 4376 के लेवल्स पर कुछ फंडामेंटल रिपोर्ट्स हैं जो कि पॉजिटिव आउट ट्रेंड बता रही है स्टॉक के लिए। लंबी अवधि के लिए अगर आप देखेंगे मजबूती के साइंस क्लियरली नजर आ रहे हैं। लेकिन केईआई इंडस्ट्रीज आज के सत्र में जिस तरह के मोमेंटम नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 0.5% to 1% के गेंस 4376 के लेवल्स पर। तो ये स्टॉक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है 2020 से। हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स कंटिन्यूसली बनाता है। अभी करंटली एक कंसोलिडेशन फेज में है जहां पे 3800 से 4800 का रेंज बाउंड मूव हो गया है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स दोनों साइड पर हो चुके हैं और अब हम करंटली मिडिल ऑफ द रेंज में है। तो यहाँ पे व्यू रहेगा कि ये कंसोलिडेट करता रहेगा, कोई बड़ा मूव आना नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म। ठीक है, केईआई इंडस्ट्रीज को लेकर ये भी बाजार में देखने की लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश तो हो रही है। निफ्टी बैंक बाकायदा हर निशान में है भी, लेकिन जो बड़ा बैरियर है वो है आईटी स्टॉक्स। निफ्टी आईटी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी करीब 1% नीचे है और निफ्टी आईटी में जो 10 शेयर हैं, 10 में से जो 9 शेयर हैं कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ एक शेयर मजबूत है और वो है L&T इन्फोटेक का। बाकी सभी शेयर कमजोर हैं। टीसीएस, इन्फोसिस कमजोर हैं, लेकिन जो प्रेशर ज्यादा बना रहे हैं विप्रो इन्फोसिस में जो गिरावट है वो है करीब करीब 1.5% के 1.25% से लेकर 1.5% के आसपास की। एक चीज अच्छी हुई है बाजार में और वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। अगर आप देखेंगे थोड़ी देर पहले 750 शेयर तेजी वाले थे, 1500 शेयर कमजोरी वाले थे। अब वो देख रहे हैं कि रेशियो थोड़ा सुधर रहा है, करीब 1100 शेयर मजबूत है और उसके मुकाबले 1300 शेयरों में इस वक्त हम
कमजोरी का रुझान देख रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस और ज्यादा ये मजबूत हो गया है, करीब 4% ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। अडानी पोर्ट्स में 2% के आसपास की तेजी है। अडानी ग्रुप के लिए ट्रिगर ये है कि मुंबई में जो उनका नया एयरपोर्ट है, नवी मुंबई वाला, वहाँ से टेस्ट फ्लाइट वहाँ से शुरू की गई है, उसको टेस्ट किया गया है। एक जरा व्यू चाहिए अडानी स्टॉक्स में, कहीं आपकी नज़र हो कुणाल जी, अगर अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स ये तो चल रहे हैं, विद इन ग्रुप और कौन से शेयर है जो आपको लग रहा है कि नहीं ट्रेड के लिए अच्छा मौका दे सकते हैं? बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो अदानी के जितने भी स्टॉक है उसमें देखने को मिल रही है। आप अदानी एनर्जी की बात करो या अदानी टोटल गैस की बात करो या AWL की बात करो, एक बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम देखने को मिल रही है। खास करके मेरी नज़र पिछले 3-4 दिनों से AWL पे ही है। देखिए 50 DMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इस का जो टॉप है उसका भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। स्टॉक फिलहाल 331 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे 318 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट आ रहा है जो 50 MA का ही सपोर्ट है, तो खरीदारी करके चलिए। अदानी विल्मर 318 के एसएल के साथ टारगेट की बात कर लेते हैं तो 341 का पहला टारगेट है और 341 जैसे ही क्रॉस होगा आपको ये वन वे डायरेक्शन में 360 तक के भी लेवल, 360 तक के भी लेवल ये दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अडानी ग्रुप में आई थिंक फिलहाल के लिए अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आप AWL पे लेके चल सकते हैं। अडानी विल्मर में आप पोजीशन ले सकते हैं। KC इंटरनेशनल थोड़ी देर पहले गौरांग ने सुझाया था और उस वक्त ये शेयर 1% ऊपर था। हालांकि उनके फंडामेंटल व्यूज होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको शेयर खरीदने की वो सलाह देते हैं, बट एक्शन हम देख रहे हैं इंटरडे में आता हुआ करीब 2-2.5% ऊपर आकर फिलहाल KC इंटरनेशनल कारोबार कर रहा है। 1200 रुपए के आसपास के इसके भाव हो गए हैं। एक और शेयर चल रहा है जिस पर नरेश जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे और वो शेयर है बायोकॉन का। 3% के आसपास की तेजी है और हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सत्र से लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी आई है। 360 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। बायोकॉन क्या और चलेगा और ये लेवल क्या ठीक है किसी को अगर इस भाव पर लेना हो तो? यहाँ पे अगर देखें तो शॉर्ट टर्म रिवर्सल हो चुका है और फार्मा एज अ सेक्टर में काफी तेजी है कुछ दिनों से, बट बायोकॉन में प्रॉब्लम ये है कि लॉन्गर टर्म रेजिस्टेंसेस बहुत है अराउंड 380 के आसपास। सो अभी 360-65 पर रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है अनलेस बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो बिलो 357 का। 380 पे कम से कम 4 से 6 बार लास्ट 6 महीने में टॉप आउट हो चुका है स्टॉक। सो जब भी वो 380 क्रॉस होगा तब मेजर मोमेंटम हो सकता है। सो फॉर नाउ एक बाउंस बैक हो सकता है 375-380 तक। 375-380 तक बाउंस बैक हो सकता है, उसको आप प्ले कर सकते हैं 357 रुपए के और नजदीक के स्टॉप लॉस के साथ। बायोकॉन में 363 रुपए का भाव फिलहाल है। अडानी ग्रुप में आज तेजी तो है, चौतरफा आपको तेजी दिखेगी, लेकिन टाटा ग्रुप आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर शेयर कमजोर हैं। इंडेक्स के भी जो पार्ट है आप देखिए, ट्रेंड हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है, फिर भी 1% नीचे है। टाटा कंज्यूमर कमजोर है, टाइटन में हम कमजोरी देख रहे हैं, TCS का शेयर कमजोर है। कुणाल जी, कहीं कोई शॉर्ट के मौके या फिर कहीं कोई कॉन्ट्रा बाय आपको दिख रहा है विद इन टाटा ग्रुप? कल टाटा कंज्यूमर या TCS की या टाइटन की बात करें, फिलहाल ये टाटा कंज्यूमर और TCS फिलहाल दोनों रेंज बाउंड मोमेंटम में है। यहाँ पे कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मैं टाइटन पे जरूर से अपना व्यू दूंगा क्योंकि 50 DMA के नीचे पिछले 3 दिन से स्टॉक ट्रेड कर रहा है और चांसेस है कि ये स्टॉक में यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक का फिलहाल 3285 3285 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप शॉर्ट करके चलिए। लोअर लेवल पे टारगेट की बात करें तो जो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 3230 का, और 3230 अगर ब्रेक होता है तो 3200 तक के भी लेवल टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। और ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस आ रहा है तकरीबन 3300 के लेवल पे। तो 3300 के अराउंड का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके टाइटन के फ्यूचर को शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, टाइटन में शॉर्ट की आपको रिकमेंडेशन है। पावर स्टॉक्स में आज हम थोड़ी थोड़ी बाइंग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे शेयर चल रहे हो, तेजी से चल रहे हो, बट CSC देखिए, अडानी पावर अब देखिए यहाँ पर तेजी है। एक और शेयर जो ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आकर अब कारोबार कर रहा था, NHPC, उसमें भी आज स्ट्रेंथ लौटती हुई दिख रही है। नरेश जी, NHPC ऐड कर सकते हैं इसको क्या? करेक्शन काफी हो चुका है और एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है काफी पावर स्टॉक्स में।
स्पेशली पीएसयू साइड पर एनएचपीसी जो है ऑलमोस्ट 115-20 के लेवल से 80 तक आ चुका है। यही लो था से 3 महीना पहले एज वेल एज मार्च में, जहां पे 75-80 के बैंड पे बॉटम बना था। तो करंट लेवल्स पे इंटरेस्टिंग लगता है, स्लो एंड स्टडी रिकवरी आनी चाहिए। यहाँ से स्टॉप लॉस होगा 76 का, अपसाइड हो सकता है 90 से 95 का। ठीक है, 90 से 95 रुपए के टारगेट बन सकते हैं एनएचपीसी के लिए। सरकारी एक और कंपनी है आईटीआई, आज हम देख रहे हैं कि 6-7% के आसपास के मूव्स हैं और हमने शेयर को देखा था 400 रुपए के ऊपर जाते हुए। 400 रुपए के ऊपर जाकर धीरे धीरे करके ये शेयर नीचे आ गया था, मौका भी कह सकते हैं, 325 रुपए के आसपास आया था और वहां से फिर से स्ट्रेंथ पकड़ी है। आईटीआई ने 350 का लेवल आज पार किया इंट्राडे में। कुणाल जी, आईटीआई को लेकर क्या व्यू होगा आपका? वेल, आईटीआई को लेके बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल आईटीआई ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 348 के अराउंड है। पहले भी स्टॉक में हमें स्पार्क देखने को मिला था, उसके बेस पे अच्छे खासे लेवल देखने को मिले थे। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल स्टॉक 348 के अराउंड है। लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा, एसएल डेफिनेटली बढ़ाएगा, क्योंकि फिलहाल नजदीक का कोई एसएल है नहीं। नीचे में एसएल 325 का है और स्टॉक फिलहाल चल रहा है 351 के अराउंड। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 351 के अराउंड 325 का एसएल मेंटेन करेंगे। 7.5% का एसएल है, लेकिन टारगेट जिस हिसाब से भी स्पार्क देखने को मिला है, अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 371 का है और 371 जैसे ही क्रॉस करेगा, ऊपरी लेवल पे 405 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है, 405 तक के टारगेट, यानी कि जहां से शेयर ये स्लिप किया वहां तक फिर से जाने का ये दमखम रखता है। 371 रुपए का एक हर्डल है, इसको पार करेगा। ये एक छोटी सी शर्त है इसमें, कैविट है। और उसके बाद 405 के टारगेट इसमें आएंगे। स्टॉप लॉस 325 का, यानी कि जहां से जाकर ये शेयर रिवर्स कर रहा है उसके अगर नीचे नहीं गया तो कोई खतरा नहीं है, आप आईटीआई को ऐड कर सकते हैं। बाजार में हम देख रहे हैं कि निफ्टी कमजोर है, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और हरे निशान में टिकने की कोशिश इस वक्त आपको करता हुआ दिखेगा। झूल रहा है हरे निशान से लाल निशान में, लेकिन निफ्टी की जो है कमजोरी करीब 55 अंकों के आसपास की है और निफ्टी बैंक जो है इस वक्त आपको 40-50 अंक ऊपर दिखेगा। बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा मोड़ा वोलेटाइल जरूर है। अगर हम शेयरों की बात करें तो लगभग 12 में से 6 शेयर तेजी वाले हैं और 6 शेयर इस वक्त कमजोरी वाले हैं। एचडीएफसी बैंक जहां नीचे खींच रहा है, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है इस वक्त।